50% क्रिमिनल्स को कन्विक्ट किया जाता है, वो होते ही नहीं क्रिमिनल्स। हाँ, आम इंसान को हमारे देश में जस्टिस कैसे मिलेगा? गरीब आदमी को तो जस्टिस नहीं मिलेगा। ड्रग्स ले जानी, स्मैक ले जानी है, पुड़िया में डाला, उसको इंजेस्ट कर देते हैं, फिर वोमिटिंग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। अफजल गुरु की जब फांसी हुई तब आप रोए, क्या ये सच है? हाँ, फांसी पे लटकने जा रहा है, वो हंसते हंसते गाना सुना रहा है। कौन सा गाना था? वो गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से इंटरव्यू कैसे लिया? लॉरेंस बिश्नोई बनना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज सलमान खान भी कहीं ना कहीं उस खौफ में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि लॉरेंस के लोग आए और गोलियां भी चला दी। वो हमारा पैर भी जो है ब्लड के ऊपर पड़ रहा था, और उसमें जो ब्लड था, ब्लड की जो एक धारा सी थी, किसी और एरे गहरे को मारते तो ये माइलेज ना मिलती। सिद्धू मूसेवाले का इनको पता लगा कि उसकी डाउनग्रेड कर दी है सिक्योरिटी। लॉरेंस बिश्नोई तो कहता था कि बड़े भाई का बदला लिया। संजय दत्त के बारे में आपको क्या लगता है? और दुबई से आया हुआ मैसेज। जैकलीन फर्नांडिस के एलिजिडली बॉयफ्रेंड। काफी लोगों की बात होती है कि जेल में वीआईपी कल्चर भी है। 3 तरीके की सेल हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वाली। छोटा राजन का एक फेक इनकाउंटर का भी खबर थी न्यूज में। मैं स्पोक्स पर्सन था तिहाड़ का। व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे फोन पे, मैं वहीं आके मारूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आप उनके पीछे पड़ गए। दोस्तों, लगभग 24 साल पहले 2001 भारत के पार्लियामेंट पर हमला होता है। इस हमले में अफजल गुरु की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 9 फरवरी 2013 फांसी होती है। आज आप जानने वाले हैं कि उस फांसी के पीछे क्या था। हमारे आज के गेस्ट ने सब कुछ लाइव देखा। सुपर डॉग्स के एक क्राइम स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ है मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। 1981 में वो तिहाड़ जेल ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद छोटा राजन जैसे क्रिमिनल्स के साथ मुलाकात करी। वो किस तरह से अपनी गैंग्स को चलाते हैं, कैसे गैंग्स वॉर होती है, आप सब जानने वाले हैं। सर ने बताया कि जेलों के अंदर करप्शन भी बहुत होती है। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये अपने अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और सेल्स में जाकर वॉमिट करते ताकि किसी को पता ना चले। अपनी कैविटीज के अंदर चीजों को छुपाते हैं। जो मोबाइल फोन बाहर 10,000 का बिकता है, वो जेलों के अंदर 1 लाख रुपए का बेचा जाता है। सर ने बताया जब संजय दत्त तिहाड़ जेल में आए तो उनकी मुलाकात कैसी थी। लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से अपनी गैंग चलाता है, कैसे सिद्धू मूसेवाला जैसा मर्डर को अंजाम दिया जाता है। सुनील गुप्ता जी को खुद दुबई से जान की धमकी आती है। बहुत सी कहानियां हैं। आज के एपिसोड में जो खास बात रहेगी वो सिर्फ क्राइम स्टोरीज ही नहीं, बल्कि हम किस तरह से अपने देश के सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं, जो कि सभी भारतीयों को जरूर जानना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर डॉग सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। अगर सर मैं समझना चाहूँ, ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान जिसको शायद ताउम्र जेल में रहना है, जैसे आपने बताया कई लोग लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, तो जब कोई प्रिजनर पहली बार आ रहा है, जब कोई व्यक्ति पहली बार जेल में आ रहा है वर्सेस जो इंसान पहले से 10 साल से मानो जेल में है, तो जो पहली बार आ रहा है उसके लिए जेल का एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्योंकि आई एम श्योर अंदर भी गैंग्स होती होंगी। क्या वहां से नए वाले के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश की जाती है? तो ये कैसा उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है? देखिए, जो पहली बार जेल में आया है जी, और सपोज उसको जो है काफी कल्चर्ड फैमिली से है, और जो अपने आप को अपने दिल से नहीं वो चल रहा, वो दूसरों की निगाहों से अपने आप को देख रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं जेल में चला गया, मैंने बाप दादा का नाम बदनाम कर दिया। लोगों से अपनी छवि को जो है देख रहा है, तो वो तो इतने कई बार जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो तो कई बार जेल में आना ही जो है ना सहन नहीं कर पाते और कोशिश करते हैं सुसाइड करने की, या सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए
हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है जेल में, कम्युनिटी सिस्टम है, जिसमें कि दूसरे प्रिजनर हैं। जैसे कोई प्रिजनर उनको लगता है ना कि बड़ा सीरियस है, वो कोई बात नहीं कर रहा किसी से और सुसाइड वगैरह ये कर सकता है, तो जो दूसरे प्रिजनर हैं वो उसके पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि अबे तेरा तो छोटा सा केस है, तू तो अपना 5 महीने में 6 महीने में बेल मिल जाएगी तेरे को, तू इस वकील को कर लियो, तू बाहर हो जाएगा। मेरे ऊपर देखना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे ऊपर तो पुलिस वाले से दुश्मनी थी, या पुलिस वाले ने पैसे मांगे थे, मैंने दिए नहीं, मुझे उन्होंने जेल में कर दिया। जब वो बंदा होता है जो नया नया पहली बार जेल में आया है, जब वो ये सोचता है कि यार मेरे से ज़्यादा खतरनाक तो इसके सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें जेल में आया हुआ है, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और हफ्ते 10 दिन में जो है वो नॉर्मल हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देते हैं। जो पहले खा पी नहीं रहा होता, खाना पीना शुरू होता है, खेलना शुरू हो जाता है, सब चीज़ उसकी नॉर्मल हो जाती है। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर आता है जेल में, और 75% ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो होते हैं, 75% होते हैं 6 महीने में निकल जाते हैं, बेल वगैरह करवा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी जो सुपरिटेंडेंट जेल की होती है वो ये होती है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर आता है उसको हैबिचुअल क्रिमिनल से ना मिलने दे। इनका सेग्रीगेशन होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसको हैबिचुअल क्रिमिनल से मिलने दिया तो हैबिचुअल क्रिमिनल भी ऐसे लोगों को देखते रहते हैं, गैंगस्टर होते हैं वो ऐसे लोगों को देखते रहते हैं, उनको लगता है कि बड़ा अच्छे बिल्टअप का ये बंदा है ना, और ये हमारे गैंग में शामिल होने के बिल्कुल काबिल है, और हमारा गैंग बड़ा फ्लॉरिश कर सकता है अगर ये हमारे गैंग में शामिल हो जाए। तो गैंगस्टर उसको दाना डालना शुरू कर देते हैं जेल के अंदर ही। अच्छा खाना उसके लिए मंगवाएंगे, मोबाइल भी अगर उनके पास होगा तो उसको मोबाइल से बात भी करवा देंगे घर पे। वो सोचेगा यार ये तो जेल, मैं तो ऐसे ही डर रहा था जेल में ऐसी कोई ऐसी बात तो है नहीं, खाना भी बहुत अच्छा खा रहे हैं, रहने के लिए भी सेल मिली हुई है, और मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, और अगर उस दादा की चलती है जो गैंगस्टर है तो मुलाकात भी आपकी हो रही है, या उसने मुलाकात कोई ऐसी उसकी मुलाकात थी जो कोई अपोजिट सेक्स से थी, या वो तो वो उसने वो करवा दी, तो उसको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है कि मतलब यहाँ पे इतना मेरे को प्रिविलेज मिल रही हैं। तो वो फिर एक उसमें टेम्पटेशन होती है कि वो उस गैंगस्टर के गैंग को ज्वाइन करने की। तो उस टेम्पटेशन को रोकने के लिए जेलर के लिए जो जो सुप्रीम जेल होता है उसके लिए सबसे पहली ड्यूटी ये होती है कि इनको आपस में ना मिलने देना। आपस में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब मुलाकात के ऊपर आप जाते हो तब आप दूसरे के साथ मिल सकते हो, कोर्ट में जाते हो तब आप मिल सकते हो, तो उसमें होता है कम से कम वो जेल में जो है उनको आपस में ना मिलने दे, ताकि जो है जो प्रिजनर जो है जेल से जो है छूट रहा है जब सुधर के जाए, ना कि बिगड़ के जाए। तो सर जैसे पहली बार जब कोई जेल में आ रहा है, कई पिक्चरों में ऐसा देखा जाता है कि कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उनको उनको हर तरीके से देखा जाता है। ये कैसा प्रोसीजर होता है? स्टार्टिंग में क्या होता है? देखिए स्टार्टिंग में नहीं, ये तो जब भी आप बाहर जाएंगे जेल के हाँ। तो आपकी सर्च तो अच्छे तरीके से होगी, इसका जरूरी भी है, कपड़े उतरवाना, जूते उतरवाना जरूरी है, प्राइवेट पार्ट्स को भी देखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रिजनर्स हैं वो डिफरेंट मोड्स अपनाते हैं कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल, जो मतलब जो चीज़ें वर्जित आइटम्स होती हैं उनको जेल के अंदर ले जाने की। तो जैसे किसी ने मोबाइल ले जाना है तो कैविटीज में छुपा लेते हैं, ड्रग्स ले जानी, स्मैक ले जानी है तो उसको एक पॉलीथीन में बांध के उसको जो है इंजेस्ट कर लेंगे, और जब अपनी सेल में वापस आएंगे तो अपना वोमिटिंग करेंगे और उसको निकाल के फिर उसको यूज करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आपने अपने स्टोमक में जो है स्मैक की पुड़िया रख ली और पुड़िया अंदर फट गई, तो मैंने कई केस देखे ऐसे कि जेल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। वो खा ही लेते हैं? नहीं, पुड़िया में डाला, उसको इंजेस्ट कर देते हैं, फिर वोमिटिंग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। और वॉमिटिंग नहीं हुई तो वो पेट में चली गई? वो तो फटेगी नेचुरली, तो वोमिटिंग वो करके उनके पास ऐसे उनके पास तरीके होते हैं कि जिससे कि वो बाहर निकल ही आएगी। तो आपने करेंसी नोट्स हैं, वो आपने पहले जैसे, अब तो खाना वगैरह जेल में नहीं आने देते, पहले खाना वगैरह आता था,
उसमें गांजा, चरस, अफीम वगैरह ये चीज़ें आ जाती थी खाने के अंदर ही, करेंसी नोट्स आ जाते थे अंदर। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सर्च करना बड़ा ज़रूरी होता है, और सर्च अगर आपने ठीक तरीके से की है तो ये शायद चीज़ें कम अंदर जाएंगी, कम से कम बॉडी पार्ट्स में जो छुपा लेते हैं इन तरीके से तो कम जाएंगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अभी गैंगस्टर्स की बात करी, हाँ, इस वक्त तिहाड़ पे कौन सी गैंग चल रही है? तिहाड़ में कई सारे देखें, जब जब मैंने तिहाड़ को छोड़ा था उस टाइम पे नीरज भवानी या चवन्नी अठन्नी ऐसे कुछ गैंग थे, कोई 10-12 गैंग होते थे। तो अब जो है काफ़ी सारे गैंग हो गए। इनके गैंग इतने होने का भी कारण है। कारण ये है कि जो गैंग्स हैं ये एक तो देखो कास्ट बेसिस के ऊपर हैं, ये ज़्यादातर गैंग कास्ट बेसिस पे है, और दूसरा क्या है कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है क्राइम के लिए। किसी टाइम पे क्या होता था कि अगर एक आदमी एक पर्टिकुलर कास्ट का है, उसने क्राइम कर दिया, तो उसकी क्राइम वाले, उसकी जो कास्ट की जो पंचायत होती थी वो उसको अपनी उससे गांव निकाला दे देते थे, या उनको कहते थे कि इनके घर से कोई संबंध नहीं रखेगा, इस टाइप पे, मतलब बड़ी मोरल उसके ऊपर जो है पंचायत चलती थी। पर आजकल अफसोस की बात है कि आजकल क्राइम के लिए इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और उनको लगता है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है हमारी जात का जो है नाम ऊपर कर रहा है। अब जैसे आपने अभी लॉरेंस बिश्नोई का पहले नाम लिया था, अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या है कि जो इनकी मेन जो बिश्नोईस की जो पंचायत है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत कर रहा है, ये जो ये लोगों से एक्सटॉर्ट कर रहा है, लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, तो ये गलत कर रहा है। पर उनकी दूसरी पंचायत थी वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एक मोरल डिग्रेडेशन होना समाज में, अपराध के लिए मोरल डिग्रेडेशन होना, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि क्रिमिनलिटी को जो है एक बढ़ावा दे रही है। सर, आपने लॉरेंस बिश्नोई की बात करी। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कैसे बना कि आज सलमान खान भी कहीं ना कहीं उस खौफ में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं, और हर जगह उनके घर के बाहर भी कहते हैं कि लॉरेंस के लोग आए और गोलियां भी चला दी। तो लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? देखिए क्या होता है, ये कोई जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लॉरेंस बिश्नोई बनना। आप जेल में हैं, जेल में सपोज आपने जो भी आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह आपके पास आ गया, मोबाइल फ़ोन आपने किसी की कनाइवेंस के साथ, किसी स्टाफ की कनाइवेंस के साथ, या किसी भी तरीके से आपने मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया। मोबाइल फ़ोन जब आपके पास आ गया तो एक सबसे बड़ा सोर्स है न्यूसेंस क्रिएट करने का, बाहर न्यूसेंस क्रिएट करने का। आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पे एक पिक्चरें आप अपलोड कर दो, या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो कि आप मर्जी का खाना खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, है ना? इस तरीके की आप उसमें कर दो, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वो सब डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बार आपने ऐसी फोटो जो है अपलोड कर दी, उससे क्या होता है कि, और ये जानबूझ के जो इनके पत्रकार दोस्त होते हैं उनको दे देते, दोस्त भी नहीं, अगर क्यों पत्रकार को भी अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो बड़ा फटाफट पोस्ट करेगा, फटाफट टीआरपी पोस्ट बढ़ेगी। करते, टीआरपी बढ़ेगी, तो वो करेंगे। तो जैसे ही होगा लोगों को पता लगेगा कि सपोज लॉरेंस बिश्नोई ना होके कोई और नाम है उसका, तो क्या, अरे यार वो तो जेल में मजे मार रहा है, उसने तो जेल का पूरा सिस्टम खरीदा हुआ है, सरकार तो सरकार साड़ी अपनी है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो बाहर के लोकल क्रिमिनल भी होंगे ना, उन्होंने किसी से एक्सटॉर्ट करना होगा, तो वो जाके उसका नाम फेंक देंगे। उसको जानते नहीं होंगे पर उसका नाम फेंक देंगे कि हम उसके बंदे, हम उसके बंदे हो। तो उसका बंदा जब इतना मशहूर हो गया कि जेल में भी वो मजे मार रहा है और उसके ऊपर कितने केस भी हैं, तो ऐसे करते आपका गैंग जो है, आप जेल में बैठे हो पर आपका गैंग इतना स्प्रेड हो रहा है और आपके नाम से जो है इतनी चीजें होती जा रही हैं, तो आप एक अनक्राउंड किंग हो जाते हो। पर सर, सिद्धू मूसेवाला को मारना भी कोई आम बात तो नहीं? देखें क्या है, सिद्धू मूसेवाला को जो मारा है इन्होंने, उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली थी, दैट वाज इन द नॉलेज ऑफ इनके, थी कि उसकी सिक्योरिटी जो, अब ये लोग ये ढूंढते हैं कि किसको मारने से
इनको माइलेज मिलेगी। किसी और एरे गहरे को मारते तो ये माइलेज ना मिलती। सिद्धू मूसेवाले का इनको पता लगा कि उसकी डाउनग्रेड कर दी है सिक्योरिटी या सिक्योरिटी हटा दी है, तो उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। वैसे लॉरेंस बिश्नोई तो कहता था कि विक्की मिड्डू खेरा का बदला लिया है हमने, अपने बड़े भाई का बदला लिया है। आपको लगता है ये चीजें रेलेवेंट नहीं है? ये चीजें इतनी रेलेवेंट नहीं होती, ये इनको एक अच्छा। कहानियां जैसे कनकोक्ट होती हैं, ये कहानियां कनकोक्ट होती हैं। सिर्फ एक सवाल, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से इंटरव्यू कैसे दे दिया? हाँ, तो अगर आपके मोबाइल है तो आपके जिसको मर्जी इंटरव्यू दो। पर सर इतना कॉन्फिडेंस की, मतलब सर इससे सवाल तो पूरे के पूरे सिस्टम पे आता है ना कि वो जेल का प्रशासन क्या कर रहा था। चलो एक चीज है जो जेल के अंदर हो रही है, हाँ वो तो अंदर की बात अंदर खत्म हो गई, शायद हाँ, बाहर आई नहीं। हाँ, ये बात तो सर पूरे के पूरे भारत में फैली कि मतलब हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक कोई व्यक्ति जेल से और एक पत्रकार इंटरव्यू लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया, जो भी गैंगस्टर होता है, हाई प्रोफाइल प्रिजनर होता है, उसकी पहली डिमांड होती है कि जेल में अंदर किसी तरीके से उसको मोबाइल मिलना चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक और बाई नेग्लिजेंस और बाई डरा धमका के या ब्रॉबीटिंग, किसी तरीके से उसको मिलना चाहिए। एक बार उसको मोबाइल मिल गया तो वो आपसे मुलाकात, आपसे इंटरव्यू भी आपको दे सकता है, अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकता है कि जेल में वो ऐश कर रहा है उसको कर सकता है, धमकी भी दे सकता है, एक्सटॉर्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। सर आपने बहुत सारे केसेस की पहले बात की है, अगर एक बहुत ही फेमस केस है जिस बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई, पिक्चरों में सबने उनको देखा है, संजय दत्त के बारे में आपको क्या लगता है? संजय दत्त का जेल का समय कैसा था और उनका क्या बिहेवियर था, और जेल संजय दत्त के लिए कैसा था? देखिए, संजय दत्त को मैं 2-3 बार तो मिला हूँ। जब मैं कोर्ट में, एक बार तो बॉम्बे कोर्ट ने मुझे बुलाया था क्योंकि इनके को एक्यूज थे, उनको हमने, वो हमारे तिहाड़ में थे तो हमने उनको पेश नहीं किया था, तो तब संजय दत्त भी वहाँ बैठे थे। तो जेल में तो इसका, जैसा हमारे तिहाड़ में तो इसका बहुत 1-2 बार आए हैं ये, बाकी इतना वो तिहाड़ में रहना नहीं हुआ जितना इनका बॉम्बे जेल में हुआ है। तो जेल में जो उनका जेल का कंडक्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, तभी इसको जो है मैक्सिमम रेमिशन मिली है। जो इसको छोड़ा है तो मैक्सिमम रेमिशन मिली, इसका मतलब जेल में इसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। क्या होता है कि हर एक कैदी को, जिसको एक लिमिटेड टर्म की सजा होती है, तो उसकी 1/3 तक की सेंटेंस जो है सुपरिटेंडेंट जेल के पास होती है, वो माफ कर सकता है अगर उसका कंडक्ट अच्छा है, अगर उसका वो जो काम उसको दिया गया है वो बड़ा डिलीजेंटली उसको वो कर रहा है, तो उसमें आप 1/3 तक की सजा जो है उसकी माफ कर सकते हो। तो जैसे किसी को अगर 1 साल की कैद है तो 8 महीने में वो बाहर जा सकता है। लोग कहते हैं दिन रात काउंट हो गया, दिन रात काउंट होने की कोई बात नहीं होती, जनरल मिसकंसेप्शन है ये। तो रेमिशन से जो है वो बाहर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, 1980 से पहले किसी ने मर्डर किया होता था तो उसको 14 साल विद रेमिशन कैद काटनी होती थी। और अगर कोई लेडी है या बच्चा था जिसने क्राइम किया है तो उनको 10 साल काटनी होती थी, 10 साल विद रेमिशन। तो उससे क्या होता था कि कई बार किसी ने डकैती मारी होती थी, उसको अगर 10 साल की कैद हुई है, वो नहीं निकलता था, मर्डर वाले पहले निकल जाते थे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने कहा ये तो बड़ी ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस है कि मर्डर वाला जो है जल्दी निकल रहा है, और जिसने चोरी डकैती वगैरह की है या चीटिंग, कई सारे मल्टीपल केस हैं, वो बाद में निकल रहा है। तो उसमें बहुत अच्छी बात हुई वो कि इन्होंने फिर लॉ में सुधार किया। एक सेक्शन 433A करके, पुराने में आईपीसी की बात कर रहा हूँ, 433A आईपीसी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें कर दिया कि किसी को भी अगर लाइफ सेंटेंस होती है तो, और जिसमें कि डेथ सेंटेंस भी एक सजा है, जैसे मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस भी एक सजा है, तो उसमें उसको मिनिमम जो है 14 साल जेल में काटने पड़ेंगे विदाउट रेमिशन। अच्छा। तो उससे ये है कि अगर 88 में किसी ने मर्डर किया है तो उसको मतलब 2002 तक तो जेल में रहना ही रहना पड़ेगा। तो ये इन्होंने चेंज किया 1980 में,
उसके बाद जो होता था कि जो लोग मर्डर वाले जो है बहुत जल्दी छूट जाते थे, वो फिर बंद हुआ। सर, अब जब आपकी किताब आई है उसमें आपने काफ़ी नाम लिखे। चार्ल्स सोबराज है, मनु शर्मा है, अरुण गावली है, पोंटी चड्डा, सुशील शर्मा, अफजल गुरु। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं, अफजल गुरु को पता लगा जैसे कि एक हम्बल साइड आपने बताई, अभी तक का सबसे डेंजरस क्रिमिनल कौन रहा आपकी नज़र में और क्यों? देखिए, जो क्रिमिनलिटी होती है उसको गाज करना कि कौन ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है, कौन छोटा है, हर एक में क्रिमिनलिटी तो होती है। हर एक में जो भी आपने नाम लिए हैं, हर एक में क्रिमिनलिटी का एंगल तो था। वो अफजल गुरु का था, उसमें फिर एक एंटी नेशनलिज्म जो है, टेररिज्म उसमें आ गया। या आपने पोंटी चड्डा की बात की है, तो पोंटी चड्डा में है कि प्रॉपर्टी के पीछे क्या कुछ नहीं हो सकता, वो चीज़ आपको पता लग रही है। या और भी जितने आपने नाम लिए, हर एक में क्रिमिनलिटी होती है और अपने अपने एंगल की एक क्रिमिनलिटी होती है, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसी ने पैसे के पीछे मतलब इतना नीचे गिर गया कि उसने मर्डर कर दिया, किसी ने ये सोच के कि ये देश मेरा नहीं है तब उसने बहुत बड़ा पार्लियामेंट अटैक कर दिया। अपेरेंटली तो जो फैक्ट्स हैं वो तो यही कहते हैं। तो देश के लिए नफरत है, उसके लिए कर दिया। बेशक वो जो मर्जी उसने कहा कि मेरी देश के लिए नफरत नहीं है, मैं उतना ही पैट्रियोट हूँ जितने आप हैं, पर जो फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स तो यही हैं कि देश के लिए नफरत थी उसमें। तो हर एक में अपने अपने फैक्ट्स होते हैं और अपनी अपनी क्रिमिनलिटी होती है। कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, छोटा राजन का एक फेक इनकाउंटर का भी खबर थी न्यूज़ में। आपने भी छोटा राजन के बारे में कुछ लिखा? हाँ, क्या एक्सपीरियंस छोटा राजन का ये है कि उसको तिहाड़ में है, अभी भी तिहाड़ में है, जेल नंबर 2 में है। तो इसका क्या था कि जब ये जेल में आया था तो मैं स्पोक्स पर्सन था तिहाड़ का। कौन से सन की बात है? इट शुड बी 2015। 2015। हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, जिस पे था कि तू इसको कब तक बचा लेगा, मैं वहीं आके मारूंगा और तुझे भी देख लूंगा। तो बम्बैया लैंग्वेज जैसे होती है ऐसे बम्बैया लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि शायद किसी का कोई मैसेज वगैरह, उन दिनों में ना ये दीपावली ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग वगैरह, वो दीपावली के आसपास का टाइम था शायद। मैंने कहा शायद वो होगा, तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा देख बेटी, ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या भाषा है, तू खाली ये देख के बताइए किसने भेजी है, क्योंकि बच्चे आजकल बड़ी जल्दी बता देते हैं किसने। तो बच्चे ने बताया कि ये हाजी छोटा शकील है और दुबई से आया हुआ मैसेज। जिसका हम नाम सुनते थे दाऊद इब्राहिम, या मैंने कहा ले उसका आ गया। तो उसके बाद मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की। और आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, हालांकि मैं तो इसी लाइन से हूँ। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाते हो, एक आम आदमी को तो विश्वास नहीं है कि कुछ होगा। इवन आप मानोगे नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं था। अच्छा। मैंने जब पुलिस में स्पेशल ब्रांच को रिपोर्ट करवाई, वो बड़ी 2-3 बार उन्होंने मुझे बुलाया और बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, उनके 8-10 लोग बैठते थे, मैं अकेला ऐसे बैठता था जैसे मैं एक्यूज्ड हूँ। और उनको मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि मुझे सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा घर जो मेरा बंगला था, मेरा बंगलो बिल्कुल जेल रोड के ऊपर था, बिल्कुल जेल रोड के ऊपर था। उसमें कोई भी आए आके सीधा आपके घर में घुस के जो मर्जी उसने क्राइम करना कर सकता था, क्योंकि 2 ही बंगले थे जेल रोड के ऊपर, एक मेरा था, उसमें एक तमिलनाडु पुलिस की कमांडेंट थी उसका था। मैं बार बार इनको कह रहा कि मेरे को जो है सिक्योरिटी दो। अच्छा, गेट के ऊपर मेरे यहाँ तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की सिक्योरिटी होती थी राउंड द क्लॉक। उन दिनों में उनको भी हटा दिया। मैं तमिलनाडु कमांडेंट को बार बार कहूँ, मैंने कहा भैया मेरे को उधर से धमकी मिली हुई है, और जो ऑर्डिनरी टाइम थे उसमें तो मेरे पास राउंड द क्लॉक मेरे पास सिक्योरिटी रहती थी, गनमैन रहते थे। और अब जब मेरे को धमकी मिली, और खासकर जब आदमी रिटायर होने वाला होता है तो उसकी अथॉरिटी काफी डाइल्यूट हो जाती है, और मैं रिटायर होने वाला था 1-1.5 साल में। तो मैंने कहा भैया, वो कहते नहीं, हमें जो आपका डीजी है वो मना कर रहा है कि सिक्योरिटी, क्योंकि उस डीजी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट वगैरह काफी की हुई थी, हमारे आपस में बनती नहीं थी। कहते उस डीजी ने जो है अपने बार बार अपने एजेंट को भेजता है वो देखने के लिए कि आपने कहीं सिक्योरिटी लगा तो नहीं दी। मैंने कहा यार कृपा करके कम से कम रात को लगा दिएगा मेरे कहने से, क्योंकि तू मेरी पड़ोसन है,
मेरे कहने से उस जारी ने मेरे कहने से रात को गनमैन जो है मेरे गेट के ऊपर लगा देती थी, दिन में वो भी नहीं होते थे। तो मैं जो सिक्योरिटी देने की बात कर रहा था, मुझे सिक्योरिटी तो कोई नहीं दी, बल्कि जो मेरी सिक्योरिटी थी वो भी हटा दी। प्लस आप देखें मतलब कैसी एक विषक्त मेंटेलिटी होती है आपकी, पॉइजनस मेंटेलिटी होती है। मेरा जो है रिवॉल्वर, मेरे पास जो सरकारी रिवॉल्वर थी, मुझे ये भी कहा गया कि वो जमा करवा दो। आईजी ने कहा, डीजी ने कहा कि आप वो जमा करवा दो, वो मैंने जमा करवा दी। क्यों कहा मुझे समझ नहीं आ रही। उसको ये डर था कि मैं इसके साथ इतनी जाति कर रहा हूँ, कहीं ये कुछ बदला ना ले ले, कुछ उसको ये हो सकता है उसमें। तो मैं बार बार मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में मैंने कहा कि मुझे जो है मेरी सिक्योरिटी तो लगा दो, बिल्कुल ही मेरे को सड़क के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उसके बावजूद, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक इतनी देर मैंने 35 साल 34 साल नौकरी कर चुका था, कोई पुलिस के, दिल्ली पुलिस का मैं बता रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच का, कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दी गई। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे को ये था कि मैं फटाफट इस बंगले को छोड़ूं, किसी छोटी सी जाके जगह रहना शुरू कर दूं। तो बिल्कुल मेरे मतलब कोई जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद कुछ भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया। एज ए रिजल्ट मतलब मैं और मेरी फैमिली ने, जो हमारे लास्ट का 1-2 साल थे, बहुत डर डर के जो हमने काटे। खाली मेरी गलती ये थी कि मैंने जाके, एक तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं मिल गया था, जाके मैंने उस डीजी की कंप्लेंट की थी, और दूसरा हाई कोर्ट ने मुझे बुलाया था। हाई कोर्ट ने मुझे कहा था कि आजकल सुनील, क्योंकि मैं एक लिंक मैन था बिटवीन दी हाई कोर्ट या जुडिशरी और जेल के बीच में, उन्होंने मुझे बताया कि सुनील आजकल आपकी जेलों में एक्सटॉर्शन की, बीटिंग की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं, आप अपने डीजी को कह दो जाके कि इस पे कंट्रोल करें। और मैंने ये वाली चीज, नेचुरली हमारी एक जियो मीटिंग होती थी, उसमें सारे गेस्टेड सुप्रीडेंट जेल वगैरह सारे होते थे, गेस्टेड ऑफिसर होते थे, उसमें मैंने डेयर कर दिया ये कहने का कि सर ऐसे ऐसे हाई कोर्ट ने कहा है। तो मेरा डीजी जो मेरे ऊपर तब वहीं पड़ गया, कहने लगे मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट क्या कर रही है, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मतलब उन्होंने इसको ऐसा अदरवाइज ले लिया कि जैसे आप पे कोई पर्सनल अटैक। जैसे मैंने, हाँ, तो उसके बाद वो मेरे से पर्सनल हो गए। फिर मैं पर्सनल के नेचुरली मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये एक ढर्रा एक ऐसा है हमारे यहाँ कि आप जितनी मर्जी आप किसी के पास भी लेके चले जाओ, आपका ग्रीवांस डिस्पोजल होगा ही नहीं, एक्सेप्ट कि कोई अनकन्वेंशनल ऑफिसर जो बैठा हो, जो कि प्रोएक्टिव है, जो कि काम करता है। नहीं तो जनरली हमारा गवर्नमेंट का ढर्रा ऐसा है, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी कहते रहो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। भगवान तो सुनता है, मेरे को ये था चलो और कोई नहीं सुनेगा, मेरे को उम्मीद थी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा अपोनेंट इतना हैवी वो प्लेस था। मैंने कहा भगवान सुनेगा, और भगवान ने सुनी। क्या यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आप उनके पीछे पड़ गए? नहीं, अरविंद केजरीवाल के पीछे मैं कभी भी नहीं पड़ा। तो आपने कुछ इल्जाम मैंने तो अरविंद लगाया। केजरीवाल जी को मैंने शिकायत की थी। मेरा खाली ये कहना है कि उन्होंने उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिया, क्योंकि मेरा अपोनेंट जो था वो काफी पावरफुल था। आपने उन पे कुछ इल्जाम भी लगाए? नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। नीरज बवाना के बारे में आपको क्या कहना है? नीरज बवाना का जैसे गैंगस्टर है दिल्ली में, क्योंकि नीरज बवाना नाम इसलिए, बवाना एक गांव है, ये वहां का है। अगर हमारा टाइम होता, पुराना टाइम होता, तो उसमें कहते उस गांव का नाम बदनाम कर रहा है। पर अब जो है आज की मॉडर्न टाइम में कहते हैं कि उसने बवाना का नाम बड़ा रोशन कर दिया। अब जो भी कोई टुच्चा मुच्चा भी कैदी होता है, टुच्चा मुच्चा भी कोई आदमी होता है, वो जा कहता है मैं नीरज बवानिया का जो है गैंग का मेंबर हूँ, किसी को जाके एक्सटॉर्ट कर लेगा, किसी को जाके थ्रेट कर देगा, तो ये चीज आम बात है। तो जितने भी गैंगस्टर होते हैं तिहाड़ में, उनके लिए अलग जोन बनाए हुए हैं जिनमें उनको रखते हैं। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस जो है, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस इनको गार्ड करती है, राउंड द क्लॉक सीसीटीवी में इनकी सर्वेलेंस वगैरह रखी जाती है, और इनकी एक्टिविटी को जो है अच्छे तरीके से वॉच किया जाता है। तमिलनाडु पुलिस क्यों लगी हुई है तिहाड़ में? ये भी इसके पीछे बड़ा एक फनी सा एक वो है। क्या था कि 1976 में कोई प्रिजन का टनल एस्केप हुआ था,
उस टनल एस्केप में हुआ। टनल एक 85-90 फीट या मीटर जो भी थे, उसमें बड़ी टनल थी, जैसे कि वो इमरजेंसी का टाइम था 1976 में। तो उस टाइम बड़ी हैवी पॉपुलेशन थी जेल के अंदर तिहाड़ में। तो कोई 13 के करीब कैदी थे जो कि भाग गए थे उस टनल के जरिए। पर टनल खोल दी कैसे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कैसे वो, उनको खुरपे वगैरह मिले थे बाद में, हाँ। पर वो मिट्टी वगैरह कैसे एडजस्ट करते रहे, बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने किया। तो उसमें इनको ये था कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कोई एक पार्टिकुलर स्टेट के लोग थे जो कि बड़े लैक्स थे इनको भागने देने के लिए, और पार्टिकुलर स्टेट के प्रिजनर थे जो भागे थे। तो इन्होंने फिर कहा कि एक प्रिजनर्स के और इसमें एक कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। ये उस टाइम पे गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि आपस में ये बातचीत ना कर पाए, एक दूसरे की बात ना समझ पाए, तो ऐसी कोई वो होनी चाहिए। तब इन्होंने कोई तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को इन्होंने अप्रोच किया, और तमिलनाडु मेरे ख्याल 80-81 के आसपास जो है, 80 में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस आ गई थी यहाँ पे। तो अभी पूरा कंट्रोल तमिलनाडु पुलिस का है? हाँ, जितने हाई सिक्योरिटी वार्ड हैं, जितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, आप ये कह सकते हो तमिलनाडु पुलिस के पास है। जेल वाले हैं, जुडिशियल कस्टोडियन है, पर जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जैसे कि हाई सिक्योरिटी वार्ड को मैनेज करना, या कोई आदमी जेल के अंदर जाता है तो उसमें तमिलनाडु पुलिस भी है और दूसरी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो हेल्प कर रही हैं। तिहाड़ जेल कितनी सेफ है, कितनी सिक्योरिटी है उसमें? नहीं, देखें, जेल का जो पैरामीटर होता है कि आपकी वाल जो है काफ़ी ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपकी गुंबद होने चाहिए जहाँ पे आपके टावर्स जो हैं, जिसपे कि आपकी टावर सिक्योरिटी हो। उसकी जो आपकी दीवार है उसके ऊपर आपका चारों तरफ जो है आपकी फोर्स हो जो उसको दीवार को जो मैनेज करे। उस हिसाब से देखा जाए तो जेल काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि और जगह आप देखेंगे और जेलों में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि बाहर से 25-30 लोग आए, हाथ में हथियार है उनके, जाके उन्होंने जो बाहर की जो सिक्योरिटी कर रहा है उसको ठां किया और अपना प्रिजनर छुड़वा के ले गए। ऐसा बहुत झारखंड में आपने सुना होगा, पंजाब में भी हुआ था, और भी कई जगह हुआ है कि बाहर से आए लोग छुड़वा के ले गए। पर तिहाड़ में वो चीज़ करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है बाहर की है, पैरा पुलिस फोर्स है जो बाहर की लगाई हुई है, वो ट्रेंड होती है काफ़ी। जेल स्टाफ बेशक इतना ट्रेंड ना हो आर्म्स एम्युनिशन को डील करने में, पर ये फोर्सेस काफ़ी प्रोफेशनल होती हैं, तो उससे कोई भी ऐसी अटेम्प्ट होती है तो उसको हम थ्वार्ट कर सकते हैं। तिहाड़ का क्या नक्शा है, कितनी बड़ी जेल है और कितने कैदी हैं इस वक्त? तिहाड़ में 200 एकड़ के करीब है ज़मीन, और इसमें 9 जेलें हैं, और 9 जेलों में शायद मेरे ख्याल कोई 12,000 के आसपास जो है कैदी होंगे। 12,000 कैदी। और इसमें से जो जब सबसे अगर सीरियस क्राइम्स होते हैं तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल जेल होती है या उनके लिए कुछ अलग नहीं, treatment अलग होता है? वार्ड होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जितने गैंगस्टर हैं या कोई और लोग हैं जिनके लिए जो कि सिक्योरिटी थ्रेट है अपने लिए या दूसरों के लिए, तो उनको अलग रखना होता है। तो जो जितने ऐसे वार्ड होते हैं, हाई सिक्योरिटी वार्ड होते हैं, उसमें एक CCTV कैमरे लगे होते हैं, हर एक की एक्टिविटीज को वॉच करते हैं, और आर्म्ड गार्ड जो है खड़ी होती है बाहर उनके। जो हाई सिक्योरिटी वार्ड हाँ। होते हैं। ओके ओके। टॉर्चर भी किया जाता है जेल में? तो देखें, जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी तो ये इनहेरेंट है, कई चीजें होती हैं इनहेरेंट है जिसपे कि ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। तो टॉर्चर जैसे सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ उगलवाने के लिए पुलिस करती है, तो ऐसा भी कुछ किया जाता है? देखिए, उगलवाने वाली बात तो नहीं होती। जो मैंने चीजें देखी हैं, टॉर्चर क्या होता है, या तो एक तो हो गया पिटाई आपने कर दी किसी की, है ना, आपने किसी दूसरे प्रिजनर ने ब्लेड से स्लैशिंग कर दी चेहरे पे। जो सबसे बड़ा जो टॉर्चर होता है, कॉमन टॉर्चर है, वो है कि उसको सेल में आप बंद कर रहे हैं 24 घंटे, वो उसको आपने कई दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया। ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। तो जो कि मेरे हिसाब से ये आम बात है। तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। कोई अगर किसी ने प्रिजन क्राइम किया हुआ तो उसको सच उगलवाना है तो उसके लिए भी ये हो सकता है। पैसा मांगना है, किसी से एक्सटॉर्ट करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप की हैं
एक्टिविटी जिसके लिए ये चीज हो सकती है। जैसे वो पिक्चरों में नहीं आता, वो बर्फ की सिल्ली पे लिटा देते हैं, शॉक देते हैं, ऐसा होता है नहीं, reality ऐसा में? हो तो देखें, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो क्राइम जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके होते हैं। तो तिहाड़ में क्या होता है? तिहाड़ में उसमें पिटाई, मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा, पिटाई होती है। तो उसमें पिटाई ऐसी उस जगह पे होती है जिसपे कि आपका कोई निशान ना छूटे। जैसे एक लक्ष्मण झूला कहते हैं, लक्ष्मण झूला बना दिया, आपको बांध के कुर्सी के साथ वो कर दिया, और आपकी जो तलवे हैं, तलवे के ऊपर पिटाई, डंडे मारना। तो उससे क्या होता है कि कोई आपका वो भी नहीं होता, निशान भी कोई नहीं बनता, और आपको दर्द इतनी होती है, इतनी भयानक दर्द होती है कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजनर जो है ना, इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। कोई प्रिजनर जो है, वो किसी ने सपोज कंप्लेंट कर दिया, ऐसा बहुत होता रहता था, कंप्लेंट कर दी कि मेरे को फला फला ऑफिसर ने मारा है, और वो क्या करते थे, पीठ के ऊपर ना डंडे के निशान बना लेते थे। और डंडे के निशान बनाना बड़ा आसान होता है। वो क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा नींबू अगर लगा लें अपनी बॉडी के पीछे, पिछवाड़े पे नींबू लगा लें, और उसके ऊपर जरा सा एक सिक्के के साथ भी आप थोड़ा यूं करेंगे ना, सिक्का उसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से दबा के फेरेंगे, तो निशान बन जाएगा, लगेगा कि आपको बड़े सारे डंडे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे भी वो चीज़ें करते हैं। वो किसी भी ऑफिसर का, जो उनकी चॉइस का ऑफिसर होगा, जनरली जो ऑफिसर ईमानदार होगा, उसके खिलाफ पिटीशन लगा जाहिर सी देंगे। बात है। हाँ, उसके खिलाफ पिटीशन लगा देंगे, उसको कह देंगे इसने मेरे को मारा है, क्योंकि वो उनकी इलीगल एक्टिविटी है, वो होने नहीं दे रहा। तो वो जब कोर्ट के सामने जाएंगे, उसमें जाके निशान दिखा देंगे। कोई कहेगा मेरे पीछे ओम बना दिया, मैं मोमेंडन हूँ, ओम बना दिया। कोई कहेगा कि मेरे पीछे ये अल्लाह अकबर लिख दिया, या 7 8 6 बना दिया। मतलब तरह तरह की बातें जो है ये करते हैं। उससे क्या है कि कोर्ट को प्रिजुडिस करने के लिए, तो पर कोर्ट अल्टीमेटली तो कोर्ट समझ जाती है कि ये बात सही है या गलत है। ऐसे ही एक केस हुआ था कि उसने कहा कि मेरे को इतना मारा है, मेरे पीछे निशान पड़े हुए हैं। तो मैं अपीयर हुआ हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अपीयर हुआ, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा सर ये निशान ऐसे ऐसे बना देते हैं। वो कहते नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता, आप करके दिखाओ कोर्ट में, तो आप फिजिकली करके दिखाओ। हमने फिर उनको फिजिकली करके दिखाया, नींबू लगाया, नींबू लगाने के बाद जैसे सिक्के को उनके पीछे घिसा, तो बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे बड़े तगड़े डंडे से मारा हुआ है। तो फिर उनको हाई कोर्ट को विश्वास हुआ कि इस केस में जो है ये दम नहीं है। और कोई भी है अगर मार रहा है, कोई बेवकूफी होगा कि जो अपने एविडेंस छोड़ेगा, ऑब्वियसली। बेशक। एक सर हमने पहले डिस्कस किया, और हम इस चीज को आगे भी बरकरार रखेंगे कि हम अफजल गुरु, चार्ल्स शुभराज, इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हो। हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एक पर्सनल चीज, जो मेरा पर्सनल सवाल था, कि जहाँ पे कहीं पे मुझे पता चला कि अफजल गुरु की जब फांसी हुई तब आप रोए, क्या ये सच है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। क्योंकि उसमें देखिए ह्यूमन एलिमेंट आ जाते हैं। ह्यूमन एलिमेंट ये है कि और भी फांसियां देखी मैंने, पर इस केस में क्या है कि उसने, जैसे अफजल गुरु ने ना थोड़ा पर्सनलाइज कर लिया था मुझे। उसने जैसे मुझे कहा कि मुझे आपकी आंखों में कंपैशन नजर आती है, वो मैं जानता था ये है, कंपैशन मेरी आंखों में है, पर किसी ने ट्रुथफुली मेरे मुंह पे कहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। दूसरा उसने कहा कि जैसे मैं फांसी पे जब मेरे को लेके जाएं, तो मैं आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ, तो ठीक है, मुझे ये भी अच्छा लगा। हमेशा मैंने देखा था जब भी किसी को फांसी होती है तो उनको रोते हुए देखा था, बड़ा सीरियस देखा था, टेंशन में देखा था, आधे पागल होते हुए देखा था। पर ऐसा मैंने कोई नहीं देखा था कि कोई आदमी फांसी पे लटकने जा रहा है और वो आपको हंसते हंसते गाना सुना रहा है। तो उसने फिर गाना सुनाया, तो मुझे अच्छा, वो उसमें इसमें क्या है कि बड़ा टची सीन मेरे साथ हो गया। गाना सुनाया, गाना सुनाने के बाद वो चाय पीना चाहता था, तो चाय वाला चला गया था, तो चाय भी नहीं पिला पाए उसको। तो उससे मुझे गिल्टी कॉन्शियस जो फील होता है कि एक चाय भी नहीं पिला पाए उसको।
और उसके बाद उसने जो बातें की कि उसका बेटा जो है MBBS कर रहा था। आप देखें तो ज़्यादातर चोर उचक्के या टेररिस्ट इनके बच्चे कहाँ MBBS करते हैं। तो उसने अपनी रियलिटी बताई कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं जो है बस मेरे को ठीक तरीके से लीगल एड नहीं मिली या ठीक तरीके से मेरा केस कंटेस्ट नहीं हुआ, इसी वजह पे मैं फांसी पे जा रहा हूँ, पर मैं भी वैसे ही सिटीजन हूँ जैसे आप हैं या कोई और है। तो ये बातें काफ़ी टचिंग लगी। फिर उसने जो गाना गाया था तो वो मैंने जैसे ही घर पे गया वो गाने को मेरे का 100-150 बार मैंने सुना होगा। तो उसके बाद सुनने के बाद जो है मैंने अपने वाइफ को, बच्चे को बताया, तो मन जैसे एक भरा हुआ सा होता है ना, ऐसे भरा हुआ सा था। तो उससे मैं थोड़ा टची हो गया था। कौन सा गाना था? वो था, एक गाना है संजीव कुमार, उसमें संजीव कुमार का रोल था। वो गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, लाइक दिस उसकी वो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और क्योंकि मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो भी यही है कि मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो भगवान आपका रास्ता अपने आप बनाता जाता है। जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो भगवान की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं थोड़ा टची हो गया था उसमें। ब्यूटीफुल। सर, कहीं सुनने में आ रहा था, मुझे आप हम्म। बताइए कितना ये सच है और कितना नहीं, कि अब जब फांसी दी जा रही है या बीच में जब पहले दी गई, तो फांसी के दौरान सर ऊपर रह गया और शरीर नीचे आ जाता, इस तरह से भी कुछ होता है? वो प्रोसीजर क्या? देखिए, जो एग्जीक्यूशनर है, अगर वो एग्जीक्यूशनर जो है जब वो फांसी का फंदा बनाता है, ओके। फांसी का फंदा बनाने का जेल मैनुअल में एक काफी डिटेल्ड वो उसमें विधि बताई गई है कि किस उससे जो है फांसी के फंदे बनाने हैं। अच्छा। तो अगर आपने थोड़ी सी उसमें चूक कर दी, अगर आपने फांसी का फंदा जो बनाया, जो नूज जिसको कहते हैं, नूज अगर आपने ठीक नहीं बनाई तो उसमें आपका सिर ऊपर रह सकता है और बॉडी नीचे गिर सकती है। मैंने सुना है कि पहले हुआ था तिहाड़ में? हाँ, तिहाड़ में मेरे से पहले हुआ था। तो क्योंकि आदमी का ना क्या होता है कि एक मेंटेलिटी होती है कि अगर किसी की फांसी है तो जल्दी से जल्दी उसका जो है, जो डेथ वारंट उसका जो है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने में कई बार इलीगैलिटी भी हो जाती थी, तो जिससे कि ऐसे इंस्टेंस हुए। पर अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे ना काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि अगर किसी को फांसी लगने जा रही है, जैसे फांसी क्या होता है कि किसी को फांसी की सजा मिल गई, उसको फांसी वाला प्रिजनर तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी जो लास्ट होप है, जो कि मर्सी पेटिशन है, जब तक वो मर्सी पेटिशन उसकी जो है डिसमिस नहीं हो जाती, तब तक आप उसको फांसी वाला कंडेम प्रिजनर उसको नहीं कहेंगे। ओके। तो जब आपकी मर्सी पेटिशन जो है रिजेक्ट हो गई, उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, जिस कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दी थी, आप उनको कहेंगे कि इसके लिए आप वारंट इशू करो, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसको इशू करो। उसको ब्लैक वारंट भी कहते हैं। तो वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन जब जो है कोर्ट इशू कर देगी, उसमें लिखा होता है कि इस फला फला प्रिजनर को इतने बजे इस तारीख को आप लटका दें, हैंग टिल डेथ, और फिर इसका इसका कंप्लायंस रिपोर्ट जो है आप हमें सबमिट करें। तो क्या होता था कि हर एक आदमी को होता था कि फटाफट जो है इनको करो, कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको पूरा करो, और बंदे को मार देना चाहिए, चाहे जैसे बाई हुक और बाई क्रुक जैसे भी है, उसकी लाश होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें कहा है कि जो ब्लैक वारंट इशू होता है उसकी कापी आप जो है प्रिजनर के रिलेशन को देंगे, प्रिजनर को देंगे, वो अपने रिलेशन को दे सकता है। उसके बाद जो है जिसमें तारीख वगैरह फिक्स की है उसकी, कब उसको आपने हैंग करना है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है मर्सी पेटिशन जो है आपकी रिजेक्ट हुई है, उसके रीजन भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो मर्सी पेटिशन जो रिजेक्ट होती थी जनरली सीधा कोर्ट, ये जो प्रेसिडेंट हाउस से जो कम्युनिकेशन आता था, खाली ये होता था कि इनकी मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट ने जो ग्राउंड्स वगैरह देखते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया और आप इसको हैंग कर दें।
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि उसमें रीजंस देने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट को रीजंस देने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड पे उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो उसको भी आप जस्टिसेबल हो जाते हैं, उस जो ग्राउंड्स जो हैं उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के आगे। उसके बाद उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी लास्ट मुलाकात जो है उसके घर वालों से ये जरूर करवानी है, अगर उसके कोई है तो लास्ट आखिरी मुलाकात जो है जरूर करवानी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसकी जो है जब उसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे, उसकी बॉडी जो है उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि पोस्टमार्टम की बात पहले कभी भी नहीं होती थी। पोस्टमार्टम क्यों करवाएंगे, वो ये देखने के लिए, जैसे अभी आपने कहा है कि सिर ऊपर रह जाता था, वो ऐसी चीज ना हो, और ये देखने के लिए कि पूरे कंप्लायंस के जो रूल हैं उसकी कंप्लायंस में उसको फांसी दी गई है, तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए अब मैंडेट कर दिया। गॉट इट। सर, अगर मैं समझना चाहूँ कि एक इंसान जो कि जाने वाला है, कुछ ही समय में उसको पता है कि उसको फांसी लगने वाली है, अगर हमें ही पता चले कि अभी मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इंसान का मन विचलित हो जाता है, टेंशन होने लग जाती है, कि ख्यालात बदल जाते हैं। सो एक व्यक्ति का आखिरी समय जिसको फांसी होने वाली है वो कैसा होता है, और जब वो अपने घर वालों को मिलता है वो क्या करता है, किस तरह की बात करता है, फांसी के फंदे से पहले उसके मन में क्या विचार होते हैं, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है? देखिए, ज़्यादातर साइकोलॉजी जो होती है उनकी टेंस होती है। जैसे मकबूल भट्ट का मैंने कहा कि जो उसने काफ़ी गाना सुनाया, पर उसने साथ में मुझे ये कहा कि सर दर्द मत करना। मतलब उसको ये था कि दर्द होगी तो क्या दर्द मत करना। मैंने कहा दर्द तो देखो जो इनहेरेंट है उसमें, वो तो प्रोसेस में है, वो तो होगी। तो उस बात से टेंस तो होता है। लगभग जितने भी जिनको फांसी दी जा रही होती है टेंस होते हैं, उनके घर वाले टेंस होते हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बाहर हो जाती है, जेल के बाहर हो जाती है, इसलिए उसका भी पुलिस पूरा अरेंजमेंट करती है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। तो जनरली जो है जिसको फांसी होने वाली है, अगर आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी उसकी काफ़ी टेंस हो जाती है, और लगभग, अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है या नहीं है, वो आज पागल सा हो जाता है। अर्थ उसकी साइकोलॉजी में जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इस तरीके का हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आखिरी दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, उसको रिलीजियस स्क्रिप्चर दो। जिस रिलीजन के ऊपर उसको विश्वास है वो स्क्रिप्चर उनको दो, वो उसको पढ़ें। जैसे अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल को पढ़ेगा, हिंदू है तो गीता को पढ़ सकता है, या रामायण को पढ़ सकता है, वेद को पढ़ सकता है। तो आखिरी दिनों में वो उनसे जो प्रिजनर होता है उससे सब चीज़ें उसकी सेल से रिमूव कर ली जाती हैं। खाली रिलीजियस स्क्रिप्चर उसके पास रहते हैं, ताकि वो शांति से अपना जो जान देनी है शांति से दे सके। क्या वो खान पान अपना कायम रखता है? बॉडी लैंग्वेज, बातचीत में क्या फर्क आता है इंसान की? देखिए, ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन डिपेंड करता है। आपने क्या देखा अपने? एक आदमी जो है वो जो सोचता है कि वो शहीद होने जा रहा है, तो उसको तो खान पान पे उसका फर्क पड़ता है, कम हो जाता है, खान पान बहुत कम हो जाता है। पर एक आदमी अगर वैसे है, उसको ये है कि अब जान जाने वाली है, तो उसका खान पान बहुत कम हो जाता है। आपने आखिरी वक्त में जब जिससे बात करी, आपको ऐसा लगा कि उसकी कोई आखिरी विश है, जैसे उसने चाय बताया, और कोई आखिरी विश किसी ने आपको करी हो और वो आपने पूरी करी हो? देखिए, चाय की उसकी आखिरी विश नहीं थी। चाय तो मैं जस्ट सोचता हूँ, अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ, वो है। आखिरी विश होती है कि एक मैजिस्ट्रेट लेवल का आदमी वहाँ पे होता है जब अच्छा। फांसी होती है, तो किसी की आखिरी कोई प्रॉपर्टी वगैरह से मुतल्लिक उसकी कोई वो है, वो चाहता है कि उसकी ये वाली प्रॉपर्टी इसको चली जाए, ये वाली प्रॉपर्टी इसको, जो लीगल हीयर है उनको चली जाए, या किसी और को चली जाए, तो खाली वो रिकॉर्ड करने के लिए होता है। आखिरी विश ये नहीं होती कि कुछ खाने के लिए या कुछ और चीज चाय के लिए पिला दो। कहा चाय पिला दो, ये आखिरी विश नहीं होती। बड़ी जायज़ सी बात है कि जेल में जो कैदी हैं उनके भी इमोशंस होंगे। प्यार का इमोशन भी एक जायज़ है। हो सकता है कि उनके अंदर लस्ट भी हो। तो इन दोनों इमोशंस को किस तरह से जेल के अंदर कैटर किया जाता है? अगर किसी को प्यार हो जाए तो क्या करे? किसी को और ठरक मच रही है जेल में, कोई कैदी है उसको ठरक मच रही है, तो क्या होता क्या है फिर? देखिए, क्या है, प्यार का इमोशन अपोजिट सेक्स से, अगर आपने प्यार का इमोशन करना है,
अपोजिट सेक्स से, तो क्योंकि लड़कियों की जेल अलग होती है, लड़कों की जेल अलग होती है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। आपने जब मुलाकात गए वहाँ पे आपने कोई अपोजिट सेक्स की लड़की को देखा तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको जेल में हो, वो बाहर है। बाकी ये देखा गया है कि जो एडोल्सेंट, जो जवान यंग प्रिजनर होते हैं, उन लोगों में ये लस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो नेचुरल है कि उनकी लस्ट बहुत होती है, तो उसमें सोडोमी वगैरह जो है, सोडोमी वगैरह पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। सोडोमी क्या है कि कोई भी दो विलिंग पार्टनर है, दो प्रिजनर है, या एक प्रिजनर दादा है, एक प्रिजनर जो है वो अनविलिंग गया पर दादा से वो डर गया, तो सोडोमी जो है, सोडोमी के जरिए जो है ये चीज़ें बहुत निकलती हैं। जो यंग प्रिजनर होते हैं उसमें बहुत होती है। अब देखिए, इसी को देखते हुए जब मिसिज किरण बेदी जो है वो जेल की आईजी बनी, तो एक एनजीओ ने उस टाइम पे एक सर्वे की थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो एडोलेसेंट प्रिजनर हैं, 80%, 85% प्रिजनर ऐसे हैं जो कि सोडोमी करते हैं, विलिंग या अनविलिंग। तो और ऐसी उन्होंने फीमेल उसमें बताई। तो फिर हमने ना फैसला किया कि जेल में जो है, खासकर जो जहाँ पे एडोलेसेंट प्रिजनर हैं, वहाँ पे हम कंडोम रखवा देते हैं, क्योंकि उन दिनों में HIV वगैरह का बड़ा प्रिविलेंस था, HIV एड्स वगैरह का बहुत प्रिविलेंस था। तो हमने कंडोम रखवाने की बात की। पर जैसे हमारा समाज है, अगर आप एक समाज में कंडोम की बात, मतलब कंडोम की बात तो जो है कोई माँ बाप भी अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते। तो जब कंडोम की हमने बात की तो किसी ने PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो कंडोम वाला हमारा डिसीजन था वो फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि वहां पर कॉन्डम रखा जाए? हाँ, ओके। कंडोम रखा जाए ताकि HIV जो है या वो ना एड्स spread हो। वगैरह वो स्प्रेड ना। उन दिनों में बहुत स्प्रेड हो रही थी। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए कि HIV वगैरह स्प्रेड ना हो, तो उससे अब काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी कंट्रोल पे है, पर उस टाइम पे अनकंट्रोल हो गया था। तो ये अनकन्वेंशनल बात थी कि आप कंडोम रख रहे थे। उन दिनों में मुझे याद है कि बल्कि ऑफिसेज में भी जो है ना कंडोम रखने शुरू कर दिए थे, कि अगर ऑफिस में कोई, उनको पता है कि कई चीज़ें हालांकि प्रोहिबिटेड है पर लोग फिर भी करते हैं। मतलब उसमें अब जैसे सोडोमी है, ये प्रोहिबिटेड है, पर फिर भी विलिंग या अनविलिंग वे से होती है, तो उसमें कंडोम रखने में कोई हर्जा नहीं है। पर ये अनकन्वेंशनल बात है। तो पर सर अब जैसे आप बता रहे हो कि लड़कियों का प्रिजन अलग होता है, हाँ, औरतों का प्रिजन अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लड़कों का फिर अब अलग ये होता फिर ये फिजिकल कैसे होते हैं? ये फिजिकल कहाँ होते हैं? अच्छा, होते ही नहीं है। ना ना, फिजिकल कैसे होंगे? ये है कि कोई कैदी है, हाँ। तो अगर वो सेक्स के लिए, अपने परिवार बढ़ाने के लिए अगर पैरोल मांगता है, हाँ। तो उसको पैरोल, दिस इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ पैरोल। ओके। हाँ, और क्या क्या वैलिड है पैरोल के लिए? और होता है जैसे किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई खुशी है, शादी है, बर्थडे है, या कोई डेथ है, किसी के घर में डेथ हुई है, ये चीजें हैं। बाकी अब तो उन्होंने ये कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कोई भी ग्राउंड, खाली ये जो लिखे हुए ग्राउंड है ये नहीं, कोई भी ग्राउंड अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड वैलिड है, जो एक आम आदमी की जरूरत है, तो आप उस ग्राउंड पे उसको पैरोल देंगे। कोई ऐसा था अनकन्वेंशनल जो कि आपके टाइम में था पैरोल के लिए? नहीं, हमारे टाइम पे जैसे मैंने अभी बात की है कि कोई अगर इस सेक्स के लिए कहता था कि पैरोल दो, ये अनकन्वेंशनल होता था। अच्छा। पर धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। बल्कि मैंने सुना था कि पंजाब में तो उन्होंने एक रूम बनवा दिए कि मुलाकात करने के टाइम पे आप अगर सेक्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने सुना है, मैं मतलब मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने रूम बनवा दिए हैं कि आप अगर, आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ अगर आई है तो आप सेक्स कर कि सकते पैरोल हो। पे जाने की जरूरत ही नहीं, यही करना तो पैरोल यही पे कर जा, लो। हाँ यही कर लो। मतलब ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग है। पर सर, तिहाड़ में करप्शन तो है, मोबाइल फोन आ जाते हैं और जिस तरह से चीजें होती हैं, बड़ी अर्ली 1980s में एक अकाउंट ऑफिसर के साथ कुछ हुआ था, क्या केस था? देखिए, करप्शन की बात है, करप्शन अगर बाहर है तो आप ये सोचो जेल में नहीं जाएगी, तो जेल में जाएगी। बल्कि नेगेटिव चीजें तो जेल में बड़ी जल्दी पहुंच जाती हैं।
जैसे ड्रग्स हैं वगैरह, ये अगर बाहर अगर है, आप सोचो जेल में नहीं जाएगी तो जेल में किसी ना किसी तरीके से जाएगी। जेल का मैं आपको बताऊं, जैसे एक पाउच होती है तंबाकू की, बाहर आपको अगर वो 1 रुपए की मिलती है तो जेल में वो अंदर जाके 500-500 रुपए तक बिक सकती है। 100 रुपए तक तो है ही, मतलब 500-500 रुपए तक बिक सकती है। एक बार अंदर चली जाए किस तरीके से, कहीं हाइट प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले गया, कोई कैसे भी छुपा के ले गया, वो एक बार अंदर चली जाए तो आप के पैसे कमाने में तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो। तो ये जो जो चीजें जेल के अंदर है उसमें बहुत आपको प्रीमियम मिलता है, क्योंकि आप लेके मोबाइल फोन है, बाहर अगर वो 10,000 का होगा तो अगर अंदर पहुंच जाए तो 1 लाख रुपए तक का वो हो सकता है उसमें। तो काफी काफी मतलब ये चीजें, करप्शन अगर है, जैसे आपने जो करप्शन का भी सवाल किया था, क्या सवाल किया था? 1980s में केस हाँ, हुआ था अकाउंटेंट। हाँ, जैसे आपने करप्शन का बात तो हो गई। अब 1980 में क्या था, ये एग्जैक्टली था 1982। तो तब हम नए नए थे, 81 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 82 में तो मेरे को एक जेल में जो है एकोमोडेशन जो है बहुत जल्दी मिलती है। जो जेल स्टाफ होता है, क्योंकि राउंड द क्लॉक उनकी ड्यूटी होती है, तो उनको एकोमोडेशन बहुत जल्दी मिलती है। तो मुझे भी एकोमोडेशन मिल गई थी। अब छड़े थे तो इसलिए वहाँ अकेले तो रहना मुश्किल होता था, मैं तो अपना घर चला जाता था। तो 81 के लास्ट में मेरे पास एक अकाउंट ऑफिसर थे, नाम भी उनका है, जगदीश सिंह था उनका नाम। तो अकाउंट ऑफिसर थे, मिलिट्री सर्विसेज से वो आए थे। तो उन्होंने एग्जैक्टली 25 दिसंबर 1982 को उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड से हम 2-3 दिन पहले हम मिले थे, क्योंकि मेरे घर में रह रहे थे, तो कोई बात अगर उनको चाहिए होती थी, कुछ भी होती थी, तो वो मेरे को कहते थे। पर उनका ये था कि वो डिप्रेस रहते थे, उनको विस्की का बड़ा शौक होता था। तो 25 दिसंबर 1982 से हमको 4-5 दिन पहले हम मिले थे। तो मिले तो बड़े डिप्रेस थे, कहने लगे कि जो उस टाइम पे जो आईजी थे, उन्होंने उनको काफ़ी बेइज्जती की, उनकी सबके बीच में बड़ी बेइज्जती की, और उनको कंपेल कर रहे थे कि आपने कंबल जो खरीदने हैं एक पार्टिकुलर एक शॉपकीपर है जो पानीपत में है, उससे लेने हैं। तो कहते हैं वो गलत है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और एज ए अकाउंट ऑफिसर मेरी जो है ड्यूटी है कि कोई चीज़ गलत वो ना हो, पर आईजी कह रहे हैं तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप मना कर सकते हैं, ये हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। कई लोग होते हैं एकदम सामने खड़े हो जाते हैं, कई लोग सोचते रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा तब भी सोच रहे थे। तो उन्होंने शराब पीनी ज़्यादा शुरू कर दी। शराब तो पहले भी पीते थे, शराब पीनी ज़्यादा शुरू कर दी थी। तो 25 अक्टूबर को मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो मैं उनको कहा कि हम खाना इकट्ठे खाएंगे। मेरे को बार बार कहते थे यार कभी हम डिनर इकट्ठे करते हैं, लंच तो होता था, वो तो ऑफिस में ही बीत जाता था, कि डिनर इकट्ठे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस हम इकट्ठे मनाएंगे। तो 25 दिसंबर 1982 को मैं करीब करीब 6-6:30 बजे करीब मैं अपने पहुंचा, घर पे गया, क्योंकि नाइट ड्यूटी तो हमारी शुरू होती थी 7-8 बज जाते थे रात का, जब लॉकअप होता था उसके बाद शुरू होती थी। तो मैं वहाँ पहुंचा, मैं उनको बेल बजाई घर की, अपने घर की, तो बेल बजाई तो कोई जवाब नहीं आया। तो बाई चांस ही मैंने देखा कि मैं कुछ भी कर रहा होता ना, भगवान मेरी किसी ना किसी तरीके से, कि चाहे उनको खुद प्रकट होना पड़े, हेल्प करते हैं। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने कहा ये तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे, अब दरवाजे ही नहीं खोल रहे, तो कहीं ये ना हो शराब पी के ये इधर उधर बेहोश पड़े हो। तो मैंने बाई चांस, मेरे को तभी भगवान की एक कृपा हुई कि मेरे को एक हमारा हवालदार था, वो जेल बंद करके जा रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा राज सिंह बात सुनो। कहता बोलो सर। मैंने कहा यार सिंह साहब जो है वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो दरवाजा खुलवाना है। तो इतनी देर में मुझे एक हमारा एक
बड़ी फार्म एरिया था हमारा, तो उसमें एक जो काम करते थे, एक लेबर उसमें काम करते थे, तो वो मिल गया। तो दीना नाथ उसका नाम था। तो मैंने कहा दिने जरा पीछे से जाके ना, हमारी जो पीछे जो बरामदे की पीछे दीवार थी वो छोटी थी, कोई 7-8 फीट ऊंचाई पे होगी। तो मैंने कहा जरा इस पे साइकिल जो उसका है राज सिंह का, उसके ऊपर चढ़ के तू जरा अंदर से कुंडी खोल दे। तो उसने बात मानी और उसने एकदम कुंडी खोल दी। कुंडी जैसे उसने खोली तो हमने एंटर किया, तो 6 बजे करीब जैसे होता है, बड़ा अंधेरा सा हो रहा था। तो मैं कह रहा सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब कर रहा हूँ वहाँ पे, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अभी मतलब अंधेरा अभी आ ही रहा था, तो मैं चारपाइयों के नीचे भी देखा मैंने, कई बार शराब पी के आदमी इधर उधर हो जाता है, तो वो दिखे नहीं। फिर मैंने जाके जैसे ही बत्ती जलाई, बरामदे की बत्ती जलाई, तो एकदम जो मेरा हेड हवलदार था वो एकदम बोल पड़ा, सर ये तो मर्डर हुआ है। मैंने कहा मर्डर? नीचे तो वाकई देख के इतना भयानक सीन था कि नीचे जो है ब्लड के सारा ब्लड फ्लो कर रहा था, वो हमारा पैर भी जो है ब्लड के ऊपर पड़ रहा था, और उसमें जो ब्लड था, ब्लड की जो एक धारा सी थी वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, और उसके ऊपर भी पैर के निशान थे। तो फिर जाके हमने बाथरूम को खोलने की कोशिश की, बाथरूम को खोल नहीं पाए क्योंकि वो बंद था। तो फिर हमने पीछे से उसका जो बाथरूम का जो एक खिड़की थी बाहर की तरफ खुलती थी, वहां से हमने टॉर्च से देखा, तो वो पड़े हुए थे सीधा, और साथ में उनके शराब की बोतल पड़ी थी, और सारे बाथरूम में ब्लड ही ब्लड था, और उनके पैर से जो है बाथरूम का दरवाजा बंद था। तो खैर और कोई रास्ता नहीं था, हमने पुलिस को बुलाया। अच्छा, इन बिटवीन वहाँ पे हमें एक कागज सा पड़ा हुआ मिला, जो भी खून से लथपथ था कागज, उस पे ये लिखा हुआ था कि मुझे किसी ने, अपनी बहन के नाम पे उनकी वो एड्रेस था, कि मुझे किसी ने नहीं मारा है। आप अपनी बहन को, वो कह रहे थे कि आप मेरे बेटे का ध्यान रखना, और मेरे को इतनी मेरी बेइज्जती हुई है कि मैं और बेइज्जती जो है उसको मैं नहीं सहन कर सकता, इतना उन्होंने लिखा हुआ था। तो फिर पुलिस आई, पुलिस आके अपनी कार्रवाई करती रही, इतने में इनके घर वाले भी आ गए, जो इनकी बहन वगैरह रहती थी नारायणा में, वो आ गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि उनको तो सबसे पहले होता है ना कि जो मकान का मालिक है इसको पकड़ो, ये करो वो करो। खैर पुलिस वाला जो था वो बैठा हुआ, तो रात के 1 बजे कोई डीसीपी भी आया, उस टाइम पे अमोदकंठ होते थे, वो रात को आए। तो उसमें जो उन्होंने जो अपना एक इंडिकेशन दिया हुआ था, वो बड़ा पावरफुल आदमी थे, जो उस टाइम फाइनेंशियल कमिश्नर थे, वो आईजी का काम भी देखते, टीके दास उनका नाम था। बहुत ही धाकड़ किस्म के वो थे। तो उन्होंने इनको प्रेशराइज किया था, तो इन्होंने सुसाइड कर, पुलिस ने उस एंगल को किया भी नहीं। मतलब आप देखें कि हमारे देश दिल्ली में हम बैठे हैं, उन्होंने उस एंगल पे बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि उन्होंने कहा भी है ऐसा या नहीं किया, क्योंकि वो बड़े पावरफुल थे। मुझे कहने लगे गुप्ता जी ये तो मर्डर दिख रहा है। मतलब मर्डर का मतलब नीडल नेचुरली सबसे पहले तो मकान मालिक से पूछेंगे कैसे हुआ। मैंने कहा मर्डर तो नहीं है, ये तो सीधा ही, क्योंकि उस टाइम पे हमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, वकील तो थे ही। मैंने कहा साहब जब उसमें लिखा हुआ है कि मुझे इतना जलील किया, तो मैं अब ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो फिर करके फिर बाद में मुझे पता लगा उस केस को अनट्रेस करके इन्होंने सुसाइड दिखा के उसको खत्म कर दिया था। तो मतलब आप ये लगा सकते हैं कि किस किस्म का करप्शन जेल में थी। और आप देखें जो आप करते हो ना, आपको फल मिलेगा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम करप्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा हमें, कोई वो मनुष्य नहीं देख रहा, पर उनको ये नहीं पता होता भगवान देख रहा है। फिर क्या हुआ, इनके डीके दास जो थे, इनका बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मतलब एक चौंकाने वाली कहानी है। इनका जो लड़का था उसने कुछ मेरे ख्याल सालों बाद होगा या महीनों बाद होगा, उसने सुसाइड किया। उसने सुसाइड किया, उसने लिखा है कि मैं मतलब फादर के, मतलब उनका जो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उससे तंग आके मैं फांसी लगा रहा हूँ। और आप देखें, और होनी का देखें आप कि वो आगे कोई
2-4-5 साल आगे होंगे, फिर उन्होंने खुद सुसाइड किया। मतलब देख के लगता है कि हम लोग कितने अनभिज्ञ हैं, हम लोग समझते नहीं कि कुदरत का क्या कानून है, हम जो गलत काम है करते रहते हैं। तो ये चीज देख के तो बड़ा ही भयानक एक चेन थी ये वाली। ये तो सर ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान जस्टिस देते हैं ना, साक्षात भगवान जस्टिस कि देते हैं। बिल्कुल जो तुमने उसको फील कराया, बिल्कुल, अब किसी तरीके से तुम्हें फील होगा और तुम भुगतो। और विद इंटरेस्ट अपना बेटा भी गया। बेटा भी गया। उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या था, बाद में रिपोर्ट में क्या आया? उसमें आया सुसाइड। अभी जब ये जो फिल्म बनी है, जो ये सीरीज बनी है, तो इसमें उन्होंने दिखाया, कि उन्होंने फांसी जो है लगाई। तो जब ये सीरीज उनके बेटे ने भी देखी, तो उनके बेटे ने मुझे ट्वीट किया। उसने कहा कि शायद आप जिस अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं वो मेरे पिताजी थे। तो उसने उनका वो जो डेथ सर्टिफिकेट था वो उसने ट्विटर पे डाल दिया। तो उसमें सुसाइड लिखा हुआ था, जो डेथ सर्टिफिकेट था। तो अब हालांकि इसमें जो फिल्म जो सीरीज है उसमें उन्होंने दिखाया कि इन्होंने ये हैंगिंग से डेथ हुई, जबकि हैंगिंग से नहीं हुई थी। उन्होंने क्या था कि बाथरूम में गए, बाथरूम में जाके शराब काफी सारी पी ली और एक गर्दन की नस होती है उसको काट लिया। उससे इतना ब्लड का आउटफ्लो हो गया कि उससे डेथ हो गई। उनको शायद फिर ध्यान आया होगा जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उनको शायद मेरे को ये लगता है उनको ध्यान आया हो कि सुनील गुप्ता ना फंस जाए, तो उन्होंने जाके सुसाइड नोट लिखा। सर जैसे हमने टॉर्चर की बात करी, संजय दत्त की जब बात हो रही थी तब एक वीआईपी कल्चर की भी बात शुरू हुई कि बहुत सारे जब लोग आते हैं, जैकलीन फर्नांडिस के एलिजिडली बॉयफ्रेंड, उनकी भी बात होती है, काफी लोगों की बात होती है कि जेल में वीआईपी कल्चर भी है। तो क्या सुविधाएं दी जाती हैं, टीवी वगैरह? देखो सीधी सी बात है कि अगर बाहर वीआईपी कल्चर है तो जेल में आप सोचो कि जेल में नहीं होगा, ये सोच बेकार सोच है। तो क्या क्या जो चीज बाहर है होती हैं? तो जेल के अंदर भी देखें, जो वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है कि उसको चाहिए एक सेफ सी सेल, कमरा, मतलब वन रूम अपार्टमेंट जैसे होता है वैसे होती है कि उसमें टॉयलेट आपकी अलग है, बाथरूम अलग है, तो आप उसमें अपना और आपका सामान जो है सारा कन्फाइंड है उसी सेल के अंदर। एक सबसे पहली डिमांड होती है सेल। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी रीजन से सेल दो। तो जनरली मैंने देखा है सेल जो है बिकती हैं। कितना रेट होता है? अलग अलग होता है, वैसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा? मैं आजकल मेरे पास एक क्लाइंट आया था मेरे पास, तो वो मेरे पास शायद वो इसीलिए आया था कि मैं जेल में काम किया हुआ है तो मैं उसको सेल दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा क्या है सेल का? कहने लगा सर वहाँ 3 तरीके की सेल हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वाली। तो मैंने कहा भैया ये काम मैं नहीं करवा सकता, तो मैंने उसका केस नहीं लिया। पॉक्सो के केस में था वो कहने लगा जी मैंने उसको एडवाइस किया जो तेरे से मांग रहे हैं तो अपने वो कर ले जो करना है, इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले होती है जो वीआईपी ट्रीटमेंट कहते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए होती है सेल। दूसरी उनकी होती है मुलाकात की, जब भी कोई उनको मुलाकात मिलने वाला आए, उनकी फिजिकल मुलाकात, जैसे हम बैठे हुए ऐसे जनरली जो मुलाकात होती है उसमें नीचे बीच में आयरन ग्रिल होती है, एक तरफ मिलने वाला होता है, एक तरफ कैदी खड़ा होता है। तो ये मिलने का प्रोसीजर है। पर वो कहते हैं कानून तोड़ के, ये तो आम आदमी के लिए, हर कोई आदमी अपने आप को खास बनना चाहता है। वो कहते हैं हमारे लिए जो है फेस टू फेस इंटरव्यू करो और जब हम मिलने वाला आए तो तभी मुलाकात करवाओ, ताकि पैसे के जोर पे, जिस जोर पे भी करते हैं। तीसरा उनका होता है खाना। उनको ये होता है खाना जो है उनका बाहर से है, वो जेल का खाना नहीं खाएंगे, या जेल का खाना खाएंगे कुछ स्पेशल खाना खाएंगे, तड़का लगा हुआ अलग से वो। ये 3 डिमांड इनकी होती है, जिसको वीआईपी कल्चर या वीआईपी ट्रीटमेंट कहते हैं। सर डॉक्टर जैन का एक केस भी आया था जो कि काफी लोगों को नहीं पता, क्या था वो केस जिसमें जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ कानून के हिसाब से? देखिए डॉक्टर जैन जो है ये प्रेसिडेंट के सर्जन होते थे, आई सर्जन थे, वो बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट थे। कौन सी ईयर की बात है? ये बात होनी चाहिए लेट 70s का था ये केस, 1970s। हाँ। तो जब मैं गया जेल में तो डॉक्टर जैन वहीं पे थे।
जेल पे ही थे उस टाइम पे। वो काफ़ी मेडिकल सुविधाओं वगैरह में हमारा जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हेल्प करते थे। तो उनका केस ये था कि जो उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मरवाया हायर्ड असैसिन के थ्रू, और उनको खाली 500 रुपए दिए थे। हायर्ड असैसिन के थ्रू करवाया। करतार डिफेंस सिंह और करतार सिंह और उजागर सिंह, और उस टाइम पे डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। डिफेंस कॉलोनी में रहना ही अपने में अलग बात होती थी। तो उसमें चर्चा ये थी कि जो डॉक्टर जैन है या इनकी जो पैरामोर थी चंद्रेश शर्मा, वो तो कुछ देर बाद छूट गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता था उस टाइम पे 14 साल विद रेमिशन। तो आधी रेमिशन हो जाती थी, 8-10 साल काटते थे ये, तो ये छूट जाते थे। उनको जो है फांसी दे दी गई थी करतार सिंह उजागर सिंह को, क्योंकि उनकी डेथ सेंटेंस जो है कोर्ट ने मेंटेन रखी थी। उन्होंने वकील अच्छा कर लिया तो उनकी जो है डेथ सेंटेंस टूट के लाइफ उसमें हो गई थी। इसलिए मैं डेथ सेंटेंस के काफ़ी खिलाफ हूँ। आप मेरे देखते रहते होंगे बयान वगैरह मैं देता हूँ कि डेथ सेंटेंस होनी नहीं चाहिए। जब आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि कोई अच्छा वकील कर ले वो तो बाहर हो जाएगा, और कोई वकील अच्छा नहीं है तो आप जेल के अंदर पड़े रहेंगे। जैसे आप देखें अभी आपने निठारी का केस का देखा है, उसमें पता नहीं कितने मर्डर, कितने रेप, कितना कुछ हुआ है, पर उनके वकील अच्छे थे, उनको डेथ सेंटेंस नहीं हुई। अब ये करतार सिंह उजागर सिंह थे बेचारे, 500 रुपए में इन्होंने लिए थे, उसमें इनको फांसी पे लटका दिया गया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस सिस्टम को, हमारा सिस्टम क्या है, कोई क्यों नहीं आप टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी करते, क्यों ये सिस्टम जो है गरीबों के इतना खिलाफ है। आप देखें जेलों में 85% पॉपुलेशन जो है ये है पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनकी की महीने की इनकम जो है 8,000 रुपए से कम है। अब यार ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि क्राइम जो है खाली पुअर करता है, ये तो कोई भी नहीं कहेगा। बल्कि बड़ा मशहूर इसमें एक हमारे जेल के अंदर आप जाएंगे ना तो एक गाना है, मशहूर गाना है, किसी बॉलीवुड फिल्म से ही लिया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है बाकी सब जग सियाना है। वाह 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 वाह। मतलब आप जेल में क्यों आ गए, क्योंकि आप गरीब हो। तो जब तक ये सिस्टम चल रहा है कि आप जो है अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे इसलिए आप जेल में हो, तो आपको या तो सिस्टम आप अपना टाइम बाउंड डिलीवरी इसमें करें, टाइम बाउंड एक आपको सेंटेंस हो, आपका टाइम बाउंड ट्रायल खत्म हो, या तो ये करें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। और अगर आप सिस्टम इम्प्रूव नहीं करते तो डेथ सेंटेंस देना तो टोटली जो है मेरे हिसाब से इस माहौल में देना बिल्कुल ही गलत है। आपने जीबी रोड का नाम सुना है? हाँ हाँ, क्या होता है वहाँ? देखें वो जो जीबी रोड है उसमें ज़्यादातर ये प्रोस्टिट्यूट्स के वो हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के अड्डे कहें या जो भी कहें वो हैं, उनके बड़े बड़े हैं। बल्कि कई क्या होता है कि जब मैं जेल में काम करता था तो प्रोस्टिट्यूट काफ़ी आती हैं जेल में अरेस्ट होके। जो इनका होता है, जो भी SHO अगर टाइट है, सख्त है वहाँ पे, तो काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट जेल में आ जाती हैं, इलीगल धंधा करती हुई पकड़ी जाती हैं। उसमें कई कोठे नंबर होते थे, कोठा नंबर 23, 27 ऐसे बड़े मशहूर कोठे होते थे कि वहाँ काफ़ी लड़कियाँ। तो ये हम जनरली क्योंकि छोड़ते थे, कैदी को छोड़ते रहे, लाखों कैदी मैंने छोड़े होंगे, लाखों कैदी मेरे उससे सिग्नेचर से जेल में एडमिट हुए होंगे, तो ये जीबी रोड का तो बड़ी आम बात थी। तो सर ये जो प्रोस्टिट्यूट हैं दिल्ली में आप भी देखते हैं और आप भी जानते हैं, रात को 11-12 बज जाए और कई जगह नुक्कड़ पे आपको खड़ी हुई महिलाएं दिख जाएंगी। तो इतना ओपन में जब सबको पता है जीबी रोड में ये होता है और सारे समाज को पता है, फिर पुलिस अधमरी क्यों हो जाती है? हाँ देखिए, ये सारा जो है लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर होता है। अगर आपका लॉ एनफोर्समेंट ठीक तरीके से आप कर रहे हो तो शायद ये ना हो। पर देखिए क्या है, पुलिस अधमरी इसलिए हो जाती है कि पुलिस की भी एक अपनी लिमिटेशन है काम करने की। अगर आप 15-15, 20-20 घंटे उनसे काम करवाते रहोगे। अच्छा, उसमें क्या होता है, मैं एक पुलिस वाले से ही बात कर रहा था,
तो उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे किसी ने कंप्लेंट की है, तो उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन कोई नहीं लिया। तो मेरा दोस्त था एसीपी, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहता सर यहाँ पे तो मर्डर हो जाते हैं, उसके वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम नहीं है, और आप ऐसे क्राइम की बात कर रहे हो कि उस पर एक्शन नहीं लिया। तो उसकी बात सच्ची थी। इतने इतने घंटे काम इनको करना पड़ता है, और फिर जो आगे कागजी कार्रवाई होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। अब जैसे आपने बताया कि प्रोस्टिट्यूट खड़ी होती हैं, सड़कों पे खड़ी होती है, रिंग रोड पे जाओ खड़ी होंगी। कैंटोनमेंट एरिया से मैं आता हूँ तो कई बार आपने मेरे को देखा है, खुद देखा पेड़ों है। के नीचे वो खड़ी रहती है, पेड़ों के साथ खड़ी रहती है। तो अब क्या है, पुलिस इतनी ज्यादा इक्विप्ड अभी नहीं है कि इनको, जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ज्यादा इक्विप्ड नहीं है कि इसको बंद करा सके। एक फर्जी तौर पे होता है, कुछ गिरफ्तार किए, जेल में आ गए, बाकी जो इसमें कार्रवाई करनी होती है, जैसे मेरा एक पुलिस वाला ही दोस्त था, वो बता रहा था कि अगर इनको बहुत सारी लाशें मिल जाती हैं इनको पड़ी हुई, पुराने टाइम पे जो है, जब जो एयरपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता था बहुत बार, ये इस एरिया में ना काफी जहाँ द्वारका वगैरह बन गया, यहाँ पे पहले टोटल ब्लैंक होता था, इतने लाशें वगैरह इनको पड़ी, ग्रेवियर टाइप। हाँ, लाशें वगैरह गिरी हुई मिलती थी। तो ये लोग हरियाणा से कई बार क्या होता था, वो इधर दिल्ली में फेंक जाते थे लाश को, और दिल्ली वाले लाश उसको हरियाणा के उसमें कर देते। इसमें क्या होता है कि एक लाश अगर आपको मिल गया, अब जैसे इनको है, भिखारियों की लाश मिलती है, या और कई सारी, आप रोज देखते होंगे अखबार में कितने सारे पोस्टर आते रहते हैं, आपको पूरी उसकी लाश को जो है पूरा उसमें छानबीन करना, उसमें लाश को अखबार में देना, फिर उसके जो कोई रिश्तेदार मिल जाए उनको देना बॉडी वगैरह को। बहुत ज्यादा लिखत पड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस इसमें रूल्स हैं। तो उसी की वजह से जो है लोग जो जो एक अटेंशन देनी चाहिए वो अटेंशन नहीं दे पाते। तो बट सर, एक बड़ा आम सवाल जो कि आई थिंक सबके मन में होगा, फिर एक आम इंसान को हमारे देश में जस्टिस कैसे मिलेगा? देखिए, जो मोस्ट एफिशिएंट जो मोड है, आम इंसान को अगर आप कह रहे हैं, गरीब को, तो गरीब आदमी को तो मैं आपके साथ हूं बिल्कुल कि गरीब आदमी को तो जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी है थोड़ा, वो लायर वगैरह वो कर सकता है, एंगेज कर सकता है, छोटा लायर भी करे, तो आपको हैरानी होगी सुन के कि बहुत सारी एफआईआर होती हैं जो कि कोर्ट के आदेश के बाद लिखी जाती हैं। आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि मैं थाने में गया था, उन्होंने मेरी कंप्लेंट पे कोई उन्होंने आगे तवज्जो नहीं दिया, कोई एफआईआर नहीं की। उसमें वकील लोग जो है फिर केस डालते हैं कोर्ट के आगे, जो एरिया मैजिस्ट्रेट होता है, और बहुत सारे केस दर्ज किए जाते हैं एरिया मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे हम पुराने टाइम पे सुनते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कौवा चुनेगा दाना मोती, कौवा मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना मोती, दाना वो, तो जो भी उसका वो है इसको, तो जिसके हाथ में होगी लाठी वही भैंस ले जाएगा। तो ये मतलब उन्होंने कलयुग की परिभाषा रामचंद्र जी ने की थी। तो मुझे लग रहा है वही कलयुग का एक्सट्रीम आ गया, कि जिसमें कि जिसके हाथ में पावर है वो तो सब कुछ ले सकता है, और अगर कोई आम आदमी है, या आम आदमी में मिडिल क्लास है, वो भी लड़ झड़ के कुछ कर लेगा। पर एक गरीब आदमी जो है, उसके पास जेल में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहीं पे सुना सा, बड़ा मुझे दिमाग में बात लगी, उन्होंने कहा कि किसी सीनियर लॉयर ने उनको ये बात कही कि उनको कोई जस्टिस का कोई केस था। जस्टिस का मतलब ये है, अमीर और पावरफुल व्यक्ति दूसरे इंसान को जो कि उससे कमजोर है, वो उसको कितना सताए, बस। बिल्कुल, यही जस्टिस है। जैसे आप देखें ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो वैसे ही है कि जो जितना पावरफुल है अपने से लेस पावरफुल को या अनपावरफुल को कितना दबाता है, ये है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्योंकि तिहाड़ जेल का ये पूरा टॉपिक है और आज की पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी तिहाड़ जेल के अराउंड रही, एक रिपोर्ट आई 2019 में, और उसमें बताया गया कि 50% जो कि क्रिमिनल्स को कन्विक्ट किया जाता है वो गलत होता है, वो होते ही नहीं क्रिमिनल्स, पर कन्विक्ट किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में मोहम्मद आमिर खान,
इनका केस आया था और 14 साल बाद पता चला कि ये इनोसेंट थे, लैक ऑफ एविडेंस। हमारे पॉडकास्ट में भी एक लॉयर आए थे और उन्होंने भी इस बारे में बताया कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कई साल मारा पीटा, कोर्ट ने बाद में छोड़ दिया कि लैक ऑफ एविडेंस। तो सर ये कहाँ तक का, ये कैसे जायज़ है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, उसने सज़ा, अपने जीवन का सबसे हसीन पल, अपनी लाइफ के इतने साल जेल में बिता लिए, मार खा ली और समाज का वो दर्द उसके परिवार ने भी सह लिया और फिर पता चलता वो इंसान तो निर्दोष था। निर्दोष था। तो ये आपने बहुत ही पते की बात कही है। शायद मैं इस पे अपने आप ही आपको बताता ये। जब मैं तिहाड़ मैंने ज्वाइन किया था 1981 में, उस टाइम पे अगर आप प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, होम मिनिस्ट्री जो है जिसे कंपाइल करती है, हर साल की कंपाइल होती है। उस साल की जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स थी वो ये कहती थी कि देश की जेलों में 55% जो है अंडर ट्रायल है और 45% कन्विक्ट है। पर देखें क्या होता है कि जितनी कन्विक्शन रेट ज्यादा होगी, जितने कन्विक्ट ज्यादा होंगे जेलों में, इसका मतलब आपका जो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है वो अच्छा चल रहा है। तो उस टाइम पे 45% जो है कन्विक्ट होते हैं, 55% अंडर ट्रायल, जो आप बात कह रहे हैं ना कि पकड़ के जेल में डाल दिया, इवन दो दे आर इन जुडिशियल कस्टडी। पर जब उनका जब आगे एविडेंस वगैरह को कोर्ट रिकॉर्ड करती है तो तब पता लगता है कि उसने कितना क्राइम किया, कितना क्राइम नहीं किया। वो बहुत बार होता है कि वो इस बात से भी छूट, जिन्होंने क्राइम किया होता है वो छूट भी जाते हैं इसलिए क्योंकि कोई एविडेंस उनके खिलाफ होता नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है, जो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी के खिलाफ तो हर कोई बोलने के लिए तैयार होता है, तो वो कई बार जेल में भी रह जाते हैं। तो उस टाइम की जो मैं बात बता रहा था कि 55% जो है अंडर ट्रायल होते थे, 45% कन्विक्ट होते थे। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि असभ्य है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनसिविलाइज्ड है, क्योंकि इतने ज्यादा 55% जो है अंडर ट्रायल है जेलों में, क्योंकि जितने जेलों में अंडर ट्रायल होंगे उतना माना जाता है कि आपका लिथार्जिक एटीट्यूड है। तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में जज, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पिलर होते हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम कोर्ट इतना क्रिटिसाइज करती थी और उसके बाद कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्चर पास किए हैं इस सिस्टम के ऊपर, इतने स्ट्रिक्चर पास किए हैं, पर अल्टीमेटली देखो सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, अगर आप 2022 की स्टैटिस्टिक जो अब अवेलेबल है वो आप देखोगे तो जेलों में 74% जो है अंडर ट्रायल है। मतलब कहाँ 55% पे आपका इतना रोष था लोगों में, अब 74% अंडर ट्रायल है और 26% जो है कन्विक्ट है। मतलब आप कहाँ 45% पे आपको इतना क्रिटिसाइज किया जाता था, धीरे धीरे डिके, बिल्कुल डिके हो गया सिस्टम। तो इसलिए जब तक इसमें टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम नहीं होता तब तक आप ये सिस्टम हमारा इंप्रूव नहीं हो सकता। अब आप देखें कन्विक्शन रेट, दिल्ली के अगर इफेक्टिव कन्विक्शन रेट आप देखें बहुत कम है, 20-22% के आसपास जो है। तो आप देखें आपने मतलब 78% लोगों को, जो अगर 22% आपकी मान लिया जाए आपकी कन्विक्शन रेट है, तो मतलब 78% लोगों को आपने बेवजह आपने जेल में रखा हुआ था। बहुत दुख की बात, बहुत दुख की बात है। और जगह क्या होता है कि आप और कंट्री में जाएंगे उसमें क्या होता है कि एक तह तक पहुंचते हैं क्राइम की। अब सपोज एक मर्डर हुआ, अब हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है मर्डर में एक्विटल हो गया, बात खत्म हो गई। उसमें तह तक पहुंचे तो मर्डर किया किसने था, अगर इसने नहीं किया तो मर्डर किया किसने था। अब विदेशों में जाओगे तो वहां पे पुलिस को छोड़ते नहीं है जब तक कि वो बताती नहीं कि मर्डर किसने किया था। इसने तो नहीं किया तो उसको तो उन्होंने जेल से निकाल दिया। और अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे या जो सभ्य कंट्री है उसमें जाएंगे, आप देखेंगे जेलों में, जैसे मैंने 74-26 आपको कहा है, 26% कन्विक्ट और 74% अंडर ट्रायल, ये इंडियन जेल्स की बात की है। वहां पे 26% अंडर ट्रायल होंगे और 74% कन्विक्ट होंगे। ये सिस्टम है और ये सिस्टम होना चाहिए। कोई भी सभ्य समाज है तो ये सिस्टम होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इससे पता लगता है कि आपने कितना चेंज आ गया। अगर मैं दिल्ली का देखता हूं तो जब मैं आया था 81 में मेरे 100 के करीब जज होते थे, आज की डेट में
1000 जज होंगे, पर पेंडेंसी अगर आप दिल्ली की देखें, अगर जेल के उससे नजरिए से देखें, 82%, मतलब नेशनल उससे भी कितना ज्यादा, 82% यहाँ अंडर ट्रायल है और 18% कन्विक्ट है। कहाँ जा रहे हैं हम? शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक आखिरी सवाल आपके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशली गर्ल्स। जब सर निर्भया जैसे केसेस होते हैं, पूरा समाज कहीं ना कहीं जुकुड़ जाता है, सुकुड़ जाता है। कोलकाता का जब केस हुआ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर उस केस के बाद पूरे के पूरे समाज में, हमने इवन पॉडकास्ट भी किए डॉक्टर अक्षिता के साथ जो कि वहीं पे थी, डॉक्टर शौर्य जो कि एम्स में हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने इस टॉपिक को काफ़ी कोशिश करी कि हम अपनी तरफ से एक एफर्ट डालें और देश में एक जस्टिस की भावना आए, हम उसके लिए अपना योगदान दें। और पूरे देश में उस वक्त आक्रोश था। कोलकाता में भी आपने भी देखा किस तरह से डॉक्टर्स अपनी जॉब छोड़ के बाहर बैठे थे। पहले जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रायल्स हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई, पर सर समय के साथ हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि वहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं आप समय से वापस चले जाइए, वरना आपकी जॉब खतरे में। अब सर आम सी बात है, एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है उसको अपना पूरा फ्यूचर करियर देखना है, बिल्कुल। वहां से वो उठ के चले गए। अंततः संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, कोर्ट से निकल जाते हैं। जो समाज में हो रहे हैं उसका क्या इलाज है, उसका जस्टिस कैसे मिले? और क्योंकि आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ से भी मिले होंगे, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है? सबसे पहले मैं उनकी साइकोलॉजी पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने की है, एनजीओ ने की है। जो होता है उसकी एक बात तो उसमें होती है कि उसमें दिमाग की तो उसकी एक दाद देनी पड़ेगी कि उसका दिमाग इतना तेज होता है कि उसने कैसे लड़की को फंसाया। आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे पिस्ट होते हैं जो जेलों में लिखत पढ़त का काम करते हैं, क्योंकि उनका लिखत पढ़त पे उनका काफी हाथ मजबूत होता है। लिखत पढ़त मतलब रीडिंग एंड राइटिंग? रीडिंग एंड राइटिंग। जेल में जो Okay. लिखत पढ़त का काम होता है उसमें काफी हेल्प करते हैं। जेलों में जो भी काम होते हैं उसमें प्रिजनर्स काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जेल स्टाफ को हेल्प करते हैं जेल चलाने के लिए। कैसे काम होते हैं? अब जैसे आप देखें कि जेल का जो एम्बलम है वो ताला चाबी है, तो इतने ताले होते हैं, कितनी सेल्स हैं, कितनी बैरिक्स हैं, हर एक चीज के ताले होते हैं। उसमें कौन से ताले में कौन सी चाबी में, हजारों ताले हैं, हजारों चाबी हैं, कौन से ताले में कौन सी चाबी लगेगी? अगर आप खाली जेल वाले को कह दो कि तूने अपने उस पे करना तो उस चाबी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिजनर ऐसे में जाके उसकी हेल्प करेंगे कि इस ताले में ये चाबी लगेगी। ऐसे ही खाना जो बनाना है हमारे यहाँ कन्विक्ट बनाते हैं, कोई पेड लेबर का वो नहीं है। कन्विक्ट को वेजेस वगैरह मिलते हैं, पर खाना वगैरह जो है सारे कन्विक्ट बनाते हैं। तो वो हो गया। खाने में क्या क्या होता है, अगर इस बारे में बात हो रही है तो? खाने में है कि जो 2016 का अगर मैं बताऊं, जो इसका स्केल जो है उसमें 450 ग्राम जो डाइट, लेबरिंग डाइट थी, 450 ग्राम होता था आटा या चावल, 250 ग्राम होता था ये वेजिटेबल्स, पूरे दिन की मैं बता रहा हूँ। 90 ग्राम होती थी दाल, जो कि फिर कम करके उसको शायद 70 कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया। ये तो आपके 3 मील्स जो हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हो गया, उसका स्केल मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको चाय मिलती है, चाय में आपके साथ खाने के लिए बिस्किट्स वगैरह देते हैं, चाय का स्केल अलग होता है। तो जो नॉन लेबरिंग प्रिजनर होता है उसके लिए 400 ग्राम, बाकी 250 ग्राम, 90 ग्राम तो दाल वो तो है। आटा 450 ग्राम की जगह 400 ग्राम हो जाता था। जो इनका डाइट स्केल होता है, ये डाइटिशियन जो है, हर जो लॉ है हमारा वो ये कहता है हर साल जो है एक डाइट स्केल कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से डाइटिशियन भी होता है जो उसका मेंबर होता है। तो उनको ये होता है कितनी कैलोरीज की वो देनी है, तो वो
बताते हैं। आपको मजाक की बात बता रहा हूँ कि जेल में अगर कोई 1 महीना रह जाता है और वो कोई ज़्यादा रो पीट नहीं रहा, नॉर्मल उसमें रह रहा है, तो उसका 1 किलो वेट लगा के चलो बढ़ेगा। हमने सर्वे किया था, उसमें ये चीज़ आई कि जेल में जो बंदा एक नॉर्मल उससे रह रहा है तो उसका 90% लोगों का वेट बढ़ता है। क्या? क्योंकि जेल में कोई काम कर नहीं रहे, खेल रहे हैं या अपना टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो Enjoy कर रहे हैं। उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपका वेट जो है बढ़ता ही बढ़ता है। तो डाइट स्केल की बात तो ये हो गई कि जो हमारा प्रश्न था, जो आप वो कर रहे थे कि साइकोलॉजी होती है कि दिमाग के तेज होते हैं, प्लस जेल में थोड़ा डर के रहते हैं, क्योंकि जेल में क्या होता है कि इनको जो दूसरे क्रिमिनल भी जो होते हैं वो इनको ठीक नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं हमारी भी तो बहन बेटियां हैं, ओके। तो वो इनको ठीक तरीके से नहीं देखते। जेल में अगर आप देखेंगे तो मर्डरर जो होते हैं हाँ। वो सबसे ऊपर कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण जैसे कहते हैं, तो मर्डर जो है वो होते हैं जो कहते हैं जी हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मार के आए, इंसान को मार के आए हैं। तो ज्यादातर ड्यूटी जो है मर्डर करते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटी जो होती है ज्यादातर मर्डर उसमें हेल्प करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके। तो और भी कई सारे प्रोफेशन है, तो जो कि आप साइकोलॉजी कह रहे हैं वो है एक डिप्रेस साइकोलॉजी होती है। पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं ये, पर ये और प्रिजनर से डर के रहते हैं, क्योंकि उसको बड़ा घिनौना माना जाता है। जेल स्टाफ भी इसको बड़ा घिनौना मानते हैं, और उसको और दूसरे प्रिजनर भी हैं वो भी बड़ा जाहिर सी घिनौना बात। मानते हैं। हाँ, तो ये उनकी साइको। उसके बाद आप सर, कुछ कुछ सर्वे में ये बताया जा रहा था कि इनको गिल्ट भी नहीं होता, तो इसके बारे में क्या ऐसा सच है? इनमें क्या है, देखें कि जो हैं जनरली इनकी जो गिल्ट की बात आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जनरली जैसे अगर मैं पूछूंगा उनसे, वो कहेंगे नहीं सर वो लड़की थी, हमारी दोस्ती थी, तो बस किसी बात पे उसने कहा शादी कर ले, मैंने शादी के लिए मना किया तो उसने मेरे ऊपर रेप का केस लगवा दिया। या कोई कहेगा सर हम तो ऐसी मौज मस्ती मारने के लिए गए थे, हमारी इतने पैसे के ऊपर जो आपस में डील हुई थी तो उतने पैसे हम दे नहीं पाए तो ये केस लग गया। ऐसे लोग कहते हैं। अब कितना सच है कितना झूठा है वो तो कोर्ट ने देखना होता है, पर जो है बड़े सबड्यू होके जेल के अंदर बड़े सबड्यू होके रहते हैं। वो इंटेलिजेंट होता है आप कह रहे इंटेलिजेंट होता है, मतलब उनका आप देखेंगे, क्योंकि हमने तो ये सर्वे करवाई थी जेल में, हैं? तो हमारे जो लिखत पढ़त के जो काम होते थे उसमें इनका काफी सहयोग होता था। सर, जस्टिस कैसे मिलेगा? अब कोलकाता वाला अगर केस में जस्टिस नहीं मिला, और सच बात है, और उसके बाद एक और वहां पर केस हुआ, एक और केस उसी कॉलेज में हुआ, तो सर कैसे जस्टिस मिलेगा? देखिए आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहला जो केस जो मेरी नज़र में है, ये था रंगा बिला का। ये लेट 70s की बात है। एक फौजी ऑफिसर था, उसकी बेटे को जो है कम मर्डर उनका हुआ था, रंगा बिला ने किया था। बाद में इनको फिर डेथ सेंटेंस हुई और डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट भी हुई। जैसे निर्भया के केस में इतने लोग सड़कों पे आ गए थे, उस टाइम पे भी इतने लोग सड़कों पे आ गए थे। उस टाइम का मुझे याद है कि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी भाई थे, वो इनके घर गए थे, फौजी अफसर के घर, और जाके उन्होंने सांत्वना दी थी। मैंने पहली बार देखा था कि कभी प्राइम मिनिस्टर जो है किसी घर गए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ठीक ना होने की वजह से, टाइमली जस्टिस ना होने की वजह से लोगों का इस सिस्टम से विश्वास उड़ गया। जो लोग सड़कों पे आते हैं वो लोग उस आदमी के लिए नहीं आ रहे, भाई वो तो बहुत घिनौना काम हुआ है, वो तो सबको पता है, पर लोगों को पता है कि ये बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मेन जो वो सड़कों पे इस सिस्टम के खिलाफ बाहर आ रहे हैं। अगर आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है अगर टाइम बाउंड हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मर्डर के केस में सपोज ये कहें कि 3 साल में कि आपने केस खत्म कर देना है। अगर 3 साल में खत्म नहीं करते तो जज को या पुलिस वाले को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी 3 साल से ज्यादा क्यों हुआ। और अगर उसके 3 महीने बाद अगर नहीं होता तो आप कंपेंसेशन का प्रोविजन रखो। आपका देखना क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो दौड़ेगा, पर आप कुछ ऐसे रखना चाहते हो, आप सॉफ्ट स्टेट बन के रहना चाहते हो, तो उससे काम नहीं चलता। आप जब तक समय सीमा नहीं बांधोगे हर एक क्राइम के लिए कि इस क्राइम को आपने इतनी देर में खत्म करना ही करना है, अगर इतनी देर में खत्म नहीं हो रहा तो जज और पुलिस रीजन देगी
कि इतनी देर में क्यों नहीं हुआ ये। आप रीजन मांगोगे तो आप देखना सिस्टम आपका भागना शुरू हो जाएगा। पर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा जो अगर मेरी बात अगर कोई सीरियसली ले तो उसमें यही है कि आप टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम करो। आप देखो आज की डेट में क्या है, तेलंगाना में हुआ, एक पकड़ा गया और उसको क्विक जस्टिस करके पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे। अरे मतलब एक सिस्टम को या एक क्रिमिनल का आपने घर तोड़ दिया, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। या एक क्रिमिनल को आपने, दूसरा क्रिमिनल उसको आपने एनकाउंटर कर दिया, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे यार पहले पता तो लगने दो कि वो वाकई क्रिमिनल था या नहीं था। आप क्विक जस्टिस के ऊपर जो है आप विश्वास कर रहे हैं। ये खाली इसलिए है क्योंकि लोगों को जो हमारा करंट क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपनी भड़ास जो है वो इस तरीके से निकाल। निर्भया के केस में जो राम सिंह थे, आपकी उनसे कुछ बात हुई? हाँ, राम सिंह से मेरी बात हुई थी। कौन था राम सिंह? राम सिंह इसमें मेन जो कल्प्रिट था निर्भया के केस में। निर्भया केस में राम सिंह था और एक उसका भाई था, वो भी इसमें कन्विक्ट हुआ था, और 2-3-4 लोग और थे। तो उनसे राम सिंह से बात हुई थी। राम सिंह कह रहा था कि एडमिट कर रहा था कि उसने किया है। कहता है मैंने शराब पी हुई थी, तो मुझे, हमारी झुग्गी झोपड़ी में तो ये होता रहता है, सेक्स वगैरह बड़ी आम बात है। तो कहता मैंने शराब पी हुई थी, तो ये दोनों पीछे बैठे हुए थे, लड़का लड़की। तो कहते ये आपस में ऑब्जेक्शनेबल उसमें जो है बैठे थे। तो कहते बस उससे मेरा फिर आपा जो है मेरा बाहर आ गया। तो उसमें मैं फिर अपने भाई को मैंने कहा कि तू गाड़ी चला, तो मैंने ये किया। वो अपनी इस बात को मान रहा था। तो कितना कैजुअली बोल दिया इसने तो। हाँ, उसने बताया, उसको पता था। देखिए एक तो बिल्कुल अनपढ़ था वो, और ऐसी जगह पे रहता था वो जहाँ पे कहते हैं ना कि सबसे हाई सोसाइटी और सबसे लो सोसाइटी में एक जैसी आदतें होती है, WWW की कर लो या जो भी है। तो वो कहता है कि सर हमारे झुग्गी झोपड़ी में तो जो है ना, हम इस सेक्स को जो है इतना बुरा नहीं मानते थे। तो बस उसमें जब मैंने उनको ऑब्जेक्शनेबल उसमें देखा, तो मैंने अपने भाई को कहा गाड़ी चलाओ, मैंने वो कर लिया। तो उसने बड़ा कैजुअली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा कैजुअली कहा, पर वो शायद इसकी इंटेंसिटी जानते नहीं थे। कई देखे, आप देखें तो ऐसे लग रहे है तरस आ रहा है उस पे। हाँ, बेचारा, उसको तो पता ही नहीं था। बात तो ऐसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसी बात वो कर रहा था। पर आप देखें कि क्या है कि हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ कई बार जस्टिस जो है, कहते हैं ना जस्टिस हरी जस्टिस बरीड, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक का इतना प्रेशर होता है क्योंकि पब्लिक न्याय मांग रही है, तो जस्टिस हरी मतलब जल्दी लाइन में ना लगा के आपने केस को आपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए उसका डिस्पोजल। सर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी तो होता है। जस्टिस डिले जस्टिस और जस्टिस हरी जस्टिस बरीड। तो फिर बीच का क्या है? फिर बीच का वही है टाइम बाउंड, मैंने जो आपको बताया 3 साल में जो आपने कहा। हाँ 3 साल, मैं 3 साल कह रहा हूँ मर्डर का केस, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आप चोरी का केस है उसका 1 साल रख दो, का केस है उसके लिए 2 साल रख दो, आपको जब तक कि टाइम बाउंड और प्लस सिस्टम ऐसा हो जिसमें कि आप जज को, पुलिस वालों को ये है कि हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन को है कि अगर हमने इसको लेट किया तो हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो जहां हिंदुस्तानियों में जवाबदेही की बात आती है तो सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। मैंने तो RTI सिस्टम में देखा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जब शुरू में आया था, अगर आपने इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी तो जो पब्लिक अथॉरिटी होती थी उनको कई बार फाइन ऐसा इंपोज होता था कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ क्या बढ़िया, RTI कितना सक्सेसफुल था। तो ऐसा ही कोई लॉ लाया जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है आपका भागेगा अगर इसमें जवाबदेही आप तय कर देंगे। बेशक। अब सर बहुत अच्छा लगा, आज का पूरा पॉडकास्ट कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। आपकी स्टोरीज रॉ, रियल एंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच अपना समय निकाल कर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।